तो एपिसोड की शुरुआत है कल्टीवेशन वर्ल्ड को दिखाते हुए होते हैं, जहाँ पर हमारा एमसी भीड़ में चलता हुआ जा रहा होता है एक लाठी के सहारे, और सोच रहा होता है फाइनली में उसे डमचे और एक स्पेस से बाहर आ गया। इसमें पूरा 1 साल लग गया। वो डार्क रिमेल में था, जिसे वर्ल्ड रिमेल भी बोलता है वो। और साथ ही फ्रस्ट्रेट होते हुए कहने लगता है 1 साल तक उस भूतिया जगह में फंसे रहने के बाद अब हर समय मेरे दिमाग में वहीं की इमेज घूमती रहती है। और फिर साथ ही वो कहता है सर रुको, मुझे कभी कभी सोच कर ये हैरानी होती है कि मैं किसी पावरफुल बंदे का पुनर्जन्म हूँ, और अगर मैं वाकई में किसी पावरफुल बंदे का पुनर्जन्म हूँ तो ऐसे में मैं तो एक अच्छे सेक्टर को ज्वाइन कर सकता हूँ और एक अच्छी लाइफ जी सकता हूँ। और फिर इसके बाद हमें चेका का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लोग आकर अपने पावर टेस्ट कर रहे होते हैं कि वो कल्टिवेशन में कितने लेवल तक जा सकते हैं। पॉसिबिलिटी वाला गोला यहाँ पर एक साइड कैरेक्टर गोले पे हाथ रखता है, तो उसका रिजल्ट देखकर लोग कह रहे होते हैं ये तो बुरा भी नहीं है। जो सुनने के बाद वो खुश होने लगता है और कह रहा होता है कि मैं एक मॉडल बनने के लिए कल्टिवेट कर सकता हूँ, कि मैं वाकई में एक मॉडल बन सकता हूँ। तभी साइड से एक बंदा आता है और कह रहा होता है हमारा म्यूटोर सेक्टर तुमको एक्सेप्ट करेगा डिसाइपल के तौर पर। ये सुनते ही वो खुश हो जाता है और उसके सामने झुक जाता है। और फिर तभी यहाँ पर हमारे एमसी की एंट्री होती है, जो कि बड़ी स्टाइल में आता है और कह रहा होता है बूढ़े आदमी क्या मैं भी अपने बेटे को टेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर वो बंदा उसकी तरफ देखता है और दूसरे बंदे से कह रहा होता है देखो किड, अब से इस तरह के भिखारी लोगों से तुमको बहुत ज्यादा दूर ही रहना है, ये सबसे नीचे होते हैं। और फिर साथ ही वो उसको ताना मारते हुए कहता है क्या दिन आ गए हैं, एक भिखारी भी सचमुच अपने बेटे को टेस्ट करना चाहता है। एमसी कह रहा होता है तुम देखना मेरे पावर देखकर हैरान हो जाओगे। और साथ ही वो उस गोले को टच करता है तो उसके अंदर कुछ होने लगता है, और वो हंसते हुए कह रहा होता है अगर इसके अंदर बाकी में स्पीडर रूट्स निकलती हैं तो मैं इस बॉल को खा जाऊंगा। कि तभी उस बॉल के अंदर से जबरदस्त डार्क और रेज होता है ऊपर की तरफ, जो देखकर अब वो मास्टर भी काफी हैरान हो गया होता है और कह रहा होता है ये तो ब्लैक इंक है, क्या ये इसकी नेचुरल कल्टीवेशन एबिलिटी है। हो नो जरा देखो, ब्लैक और व्हाइट दोनों साथ साथ हो रहे हैं। और ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होना शुरू हो जाते हैं। एमसे कह रहा होता है मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन इन लोगों के रिएक्शन से तो ऐसा लग रहा है कि मैं बेस्ट हूँ, अच्छा हो रहा है जो भी हो रहा है। तो अब ये देखकर अलग अलग सेक्टर के मास्टर आने लगते हैं उसको रिक्रूट करने के लिए। कह रहा होता है लड़के अगर तुम मेरे म्यूटेड सेक्टर में आ जाते हो तो मैं तुमको भारी अमाउंट में स्पीडल स्टोन दूंगा। कि तब यहाँ पर एक मसल वाला बंदा आ जाता है, कह रहा होता है अरे मैं एक माउंटेन को ढूंढने के लिए निकला हूँ, वो मेरे को मिल नहीं रहा है। अरे ये कौन भिखारी आ गया, और टक्कर मार कर उसको उड़ा देता है। कि तभी यहाँ पर कुछ तलवार वाले बंदे भी आ जाते हैं और उसको नीचे दबा देते हैं, और साइड से कुछ और बंदे निकल आते हैं। और सभी लोग आपस में यहाँ पर एमसी के लिए झगड़ रहे होते हैं कि इसे मैं लूंगा इसे मैं लूंगा। कि तभी यहाँ पर दो लड़कियां भी चलते हुए आती हैं। एक कह रही होती है यहाँ पर सभी लोगों की सोशल स्टैंडिंग काफी ज्यादा हाई है, फिर भी ये लोग यहाँ पर एक छोटे से लड़के के लिए आपस में फाइट कर रहे हैं। दूसरी बोलती है हाँ लगता तो वैसा ही है, अब हमें भी ये चाहिए। तो अब उसको देखने के बाद यहाँ पर मुझे सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं अरे तो डीमन सेक्टर से हैं, आखिर ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और फिर तभी उनमें से एक लड़के देखने कलर का धुआं छोड़ना स्टार्ट कर देती है आसपास, जिसको सुनने के बाद सभी बेहोश से होने लगते हैं, मदहोश से हो जाते हैं। और जो एमसी है वो सोच रहा होता है अब इन दोनों ब्यूटीफुल सिस्टर को देखने के बाद यहाँ पर कोई भी बात करने की हिम्मत नहीं करेगा। ये डीमन सेक्टर ऑफ डेस्टिनी वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, और मैं जीआईआई अब इन स्ट्रॉन्गेस्ट पीपल का पार्ट बन जाऊंगा। वो दोनों लड़के एक दूसरे की तरफ देखती हैं और फिर साथ ही वो रेड वाले लड़के उसके पास जाते हुए कहते हैं ऑलराइट ब्रदर, हम तुमको एक्सेप्ट करेंगे हमारे सेक्टर में। ये उन्हें थर्ड क्लास सेक्टर से तो काफी ज्यादा बेटर ही होगा। और फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, सभी लोगों को थोड़ा होश आता है और वो थोड़े भूल से चुके होते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था। वो बड़ा सोचा होता है काफी अजीब है, मेरे को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं कुछ इंपॉर्टेंट भूल रहा हूँ। और पीछे वाले तो फिर से अपने काम में लग जाते हैं डिसाइपल को एक्सेप्ट करने के। और फिर इसके बाद हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, जिसे थोड़ा थोड़ा होश आता है। वो तुम्हें कह रहा होता है आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और फिर जैसे ही वो आके खोलता है तो उसके सामने वो दोनों लड़कियां खड़ी होती हैं और वो अपने आप को एक छोटी सी गुफा में पाता है और बोल रहा होता है क्या ये इन सिस्टर का क्लैन है। तभी एक लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है लिटिल ब्रदर, क्या तुम जानते हो कि हमारा डीमन सेक्टर किस तरह का फैक्शन है। वो घबराते हुए कहता है किस तरह का। वो पास आते हुए कहती है ऑफ कोर्स हमारा डीमन सेक्टर एक ग्रुप कल्टीवेशन का फैक्शन है, और तुम यहाँ पर इसलिए हो क्योंकि तुम्हारे पास जन्म जाते टाउस है जो कि ग्रुप कल्टीवेशन के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्वालिटी का होता है। तो अब यहाँ पर हमसे खड़े होकर दोस्त चिल्लाना शुरू कर देते हैं और फटाक से पीछे की तरफ बढ़ने लगता है और कह रहा होता है तुम दोनों कल्टीवेशन सिस्टर, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, दूर रहो मुझसे। वो कह रही होती है क्या हुआ आगे इसमें क्या गलत है। पीछे वाले कहते हैं तुम्हारे डॉग बॉडी के साथ प्रैक्टिस करने से ये और भी ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अगर तुम हमारी डॉग कल्टीवेशन में हेल्प करोगे तो हम दोनों तुम्हारे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पार्टनर्स बन जाएंगे। हे हम लोग ये तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। अगर तुम मार्शल आर्ट की दुनिया में वापस चले जाते हो तो ज्यादा से ज्यादा 3 दिनों के अंदर वो लोग तुमको पकड़ लेंगे और मरते दम तक तुम्हारा यूज करेंगे। तो इसे तो अच्छा ही है कि तुम यहाँ पर हम ब्यूटीफुल
ब्यूटीफुल सिस्टर्स को तुम्हारा पहले इस्तेमाल करने दो, इस तरह से तुम मुझसे भी बच जाओगे। एमजे कह रहा होता है रुको रुको मैं बीमार हूँ, और वो आगे से हंसते हुए कहते हैं ब्रदर तुम तो काफी ज्यादा मजेदार हो, अगर तुम बीमार हो तो फिर तो हमें तुमको और भी ज्यादा अच्छे से ट्रीट करना होगा। और वो उसको लुभाने की कोशिश करती है, लेकिन वो कह रहा होता है नहीं नहीं प्लीज मेरे पास मत आना। तो वो गुस्से के साथ उसको अपनी तरफ खींच लेती है, वो खुद को कवर करने लगता है और कह रहा होता है मैं तो एक गे हूँ, मेरे को तो बस मेंस में इंटरेस्ट है। और वो लड़की बोलती है लिटिल ब्रदर जो कुछ भी तुमने अभी कहा है उसे थोड़ा सावधान रहो, अगर तुम गे हो तो इस चैप्टर के एंड में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो सकता है। वो चलाना शुरू कर देता है कि तुम मेरी हेल्प करो, लेकिन वो खींचते हुए उसको अपने पास ले आती है और चाटते हुए कह रही होती है पहले मैं तुम्हारा स्वाद लूंगी। और जैसे ये होता है एमसी को तो हाथ में बाहर निकल आती है, वो सोच रहा होता है हो गया काम तमाम, जब ये सब खत्म हो जाएगा तो मुझे अपने मॉडल्स को रिफाइन करना होगा और एक डिग्निफाइड मैन बनना पड़ेगा इस न्यू एरा में। लेकिन आज के लिए लगता है मुझे हार माननी ही पड़ेगी। कि तभी उसे यहाँ पर कुछ अजीब महसूस होता है। पिच वाली लड़की बोलती है क्या हो गया जल्दी करो, मैं अपनी बारी का इंतजार कर रही हूँ। वो उसको छोड़ देती है और दूर हट के बैठ जाती है और कह रही होती है ये उसे अपने बॉडी के अंदर कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो जाता है। ये हो रहा तो मेरी पूरी बॉडी के अंदर बह रहा है, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि मैं एक्सप्लोड हो जाऊंगी। ये तो बहुत ही ज्यादा एक्सेलरेटिंग है। और साथ ही वो वहां से भागने लगती है और कह रही होती है लिटिल सिस्टर कुछ गड़बड़ हो गई है, मेरे को पहले जाना होगा। और वो वहां से जाने लगती है और सोच रही होती है इतना मैंने सोचा था ब्रेक थ्रू से ज्यादा जल्दी होगा, इसलिए मेरे को इस न्यू फाउंड स्टेट को स्टेबलिश करने की जरूरत है, स्टेबल करने की जरूरत है। और वो वहां से भाग जाती है और उसको अब जाता देख वो दोनों काफी हैरानी में होते हैं। और फिर साथ ही उन दोनों की नजरें एक दूसरे को पड़ती है। वो लड़की फटाक से उसको नीचे गिराते हुए उसके ऊपर चढ़कर बैठ जाती है और बोल रही होती है और मेरे सिस्टर का ब्रेक थ्रू तो बहुत जल्दी हो गया है, लगता है कि ये टाओ बॉडी वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग है। अगर सिर्फ एक किस से इतना खतरनाक इफेक्ट हुआ है तो फिर उससे क्या होगा। लिटिल ब्रदर अब मैं तुमको खाने के लिए आगे बढ़ रही हूँ, हमसे घबराते हुए कह रहा होता है मम्मा पापा आखिरकार मेरा भी टाइम आ गया है। हालांकि ये बहुत ज्यादा अचानक हुआ है, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मैं एक मर्द बन जाऊंगा। कि तभी एमसी नोटिस करता है, वो अचानक से रुक जाती है और एकदम शांत हो जाती है। वो उसकी तरफ देखता है तो ऐसा लगता है कि जैसे वो किसी सोच में गुम सी हो गई होती है। तो वो उसको टच करता है और कह रहा होता है सिस्टर क्या हो गया। वो फटाक से उसके हाथ को दूर छटक देती है और खुद को कवर करते हुए कहती है मेरे को टच मत करो। और चिल्लाते हुए शर्माते हुए वहां से भाग जाती है और बोल रही होती है थोड़ी देर यहीं पर इंतजार करो, मैं 1 मिनट में वापस आती हूँ। और वो वहां से भाग जाती है। एमसी ये देखकर हैरान रह जाता है और फिर साथ ही दबे पाऊँ वहां से जाने लगता है। कि तभी यहाँ पर वो रेड सिस्टर आ जाती है और बोल रही होती है लिटिल ब्रदर आगे तुम कहाँ पर जाने के बारे में सोच रहे हो, आगे तुम इतनी जल्दी क्यों जाना चाहते हो, ये सब तो बस शुरुआत है, कम ऑन मेरे पास आओ, इस बार मैं तुमको पूरा सुखा दूंगी। लेकिन जैसे वो उसको किस करती है वो फिर कैसे हाइपर हो जाती है और वहां से भाग जाती है। एमसी चंद के सांस लेना शुरू करता है कि तभी पीछे से वो दूसरी आ जाती है। एमसी जोर से चिल्लाता है नहीं, और इसी के साथ एक रात गुजर जाती है। उसका रात भर वो दोनों मिलकर अच्छे से शोषण करती हैं। और फिर वो देख रहा होता है एक साइड में पड़ी होती है सो के और दूसरी भी साइड में सो रही होती है। और वो कहता है तो इन एंड कुछ भी सीरियस नहीं हुआ, हमें सोचा था कि क्या होगा, लेकिन एंड में बस मुझे सा इरादा चुमा गया और वो भी इस हद तक। सिस्टर क्या तुम जाग रही हो। और साथ ही कपड़े पहनकर खड़ा हो जाता है और सोच रहा होता है ये दोनों मेरे लिए खतरा नहीं है, शायद इसलिए क्योंकि इनका लेवल काफी ज्यादा लो है। लेकिन अगर इन्होंने जो कहा है वो सच है और किस्मत से डिमोनिक सेक्टर को छोड़ने के बाद अगर मेरा सामना और भी ज्यादा शक्तिशाली वुमन से हो जाता है तो फिर वो इमेजिन करना शुरू कर देता है। और फिर साथ ही घबराते हुए कहता है नो वे, लेकिन यहाँ पर रहने से भी मैं बचूंगा नहीं, मुझे यहाँ से भागनी होगा, मेरा जीवन संकट में है यार। और फिर उन लोगों के पास से एक मैजिकल अंगूठी निकाल लेता है स्टोर करने वाली। और वो बोल रहा होता है मैं इसे लेकर जा रहा हूँ कंपेंसेशन के तौर पर जो कुछ भी तुमने मेरे साथ करा है, गुड बाय टू ब्यूटीफुल सिस्टर्स। और वो वहां से निकल जाता है और कह रहा होता है मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, डुअल कल्टीवेशन तो बहुत ज्यादा डेंजर है, अभी के लिए सबसे ज्यादा अच्छा यही होगा कि मैं किसी न्यू सेक्टर में ज्वाइन हो जाऊं। और वैसे टाउ बॉडी की वजह से मैं एकदम परफेक्ट हूँ ह्यूमन कॉरिडोर बनने के लिए, इसलिए मेरे को इस बात को सबसे सीक्रेट रखना होगा। कि तभी पीछे कोई बंदा आ जाता है और उसको आवाज देकर रुकने के लिए बोलता है, कहता है फाइट करो नहीं तो तुमको लूट लिया जाएगा। एमसी सर पकड़ते हुए कहता है क्या तुम मजाक कर रहे हो, मैं अभी तो वहां से बच के निकला था। वो गुस्से के साथ कहता है शट अप, बस बहुत हो गई बात है। एमसी कह रहा होता है वो डम सिस्टर होने की वजह से मैं एंड में इस तरह की सिचुएशन में फंस गया और अब तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। और फिर साथ ही वो गुस्से के साथ पंच लेकर चिल्लाते हुए उसकी तरफ बढ़ता है और फिर साथ ही वो घुटने पर आकर उसको रिंग दे देता है और कह रहा होता है प्लीज ब्रदर ये ले लो और मेरी जान बख्श दो। ये देखकर वो बंदा काफी हैरान हो जाता है, लेकिन सर घुमाते हुए उसको लेने से मना कर देता है। एमसी कहता
कहता है मैं एकदम सीरियस हूँ, मेरे पास बस इतने ही है ब्रदर, अगर तुम चाहो तो मेरे को चेक कर लो, अगर विश्वास नहीं है तुम्हें मेरे ऊपर। वो बंदा कहता है मेरे को पैसे नहीं चाहिए, और फिर साथ ही वो अपनी तरफ इशारा करते हुए कहता है तुमको मुझे सेक्सुअली सेटिस्फाइज करना होगा। तो अब ये सुनने के बाद एमसी एकदम हैरान रह जाता है। उसके पास अब बात करने के लिए यहाँ पर कुछ बचता नहीं है। वो फटाक से वहाँ से जान बचाकर भागना शुरू कर देता है और चलाते हुए कह रहा होता है मैं कोई गे नहीं हूँ, इससे अच्छा तो मैं डीमा सेक्टर में ही था। वो चलाते हुए कहता है ब्रदर प्लीज मेरे को अकेला छोड़ दो, और वो चलाते हुए कह रहा होता है दोनों मुंह बंद कर डाउन फुल। और वो सोच रहा होता है ये ब्रदर ऐसे कैसे भाग सकते हैं, और मैं एक कर्ली वेटर हूँ और ये एक नॉर्मल सा आदमी, मुझसे आगे कैसे निकल सकता है। और वो गुस्से के साथ अपना हथौड़ों को चलाता है, लेकिन वो जंप करते हुए उसके अटैक से बच जाता है। एम से सोच रहा होता है मैं उससे ज्यादा देर तक भाग नहीं सकता, अगर ऐसे चलता रहा तो देर सवेर मुझे लूट ही लिया जाएगा। और फिर साथ ही ये सब करते हुए पूरा 1 घंटा बीत जाता है। वो कह रहा होता है सोच रहा होता है हम 1 घंटे से ये कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे बिल्कुल भी थकान महसूस नहीं हो रही है। क्या ये उन दोनों सिस्टर की वजह से हो सकता है? अगर मुझे सही से याद है तो उन्होंने कहा था कि मेरे पास काउ बॉडी है जो कि डुअल कल्टीवेशन के इफेक्ट को और भी ज़्यादा इफेक्टिव बना देती है। और ऐसा लगता है कि उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा किस करा था, जिसकी वजह से मैंने भी थोड़ी पावर गेन कर ली है। और वो बड़ा बंदा भी नोटिस करता है और सोच रहा होता है ये हो रहा है कि इसने एक्चुअली यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। लेकिन और भी साथ ही वो गुस्से के साथ उसके पीछे डंडा फेंक देता है और कह रहा होता है यू लिटिल ब्रदर, आगे तो और कैसे गेन कर सकता है, होता कौन है तो और गेन करने वाला, तेरे को तो यहाँ पर रुकर इस ब्रदर को सेटिस्फाइज करना चाहिए, हैप्पी करना चाहिए। और फिर साथ ही उसका डंडा एक पेड़ से ठुक जाता है, फिर वहाँ से गायब हो गया होता है और एक पेड़ के पीछे छुप गया होता है। वो चलाते हुए कह रहा होता है ब्रदर आगे तो कहाँ पर छुपा हुआ है, जल्दी से बाहर आ। एमसी सोच रहा होता है मुझे क्या करना चाहिए, और फिर साथ ही उसके नजर अंगूठे के ऊपर पड़ती है। वो सोच रहा होता है ये रेड कर रही है क्या ऐसा, इसलिए क्योंकि मैंने ब्रेक थ्रू कर लिया है, चलो देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। और फिर वो उसके अंदर से सामान निकालना शुरू कर देता है, लेकिन उसको एक भी अपने काम की चीज़ नहीं मिलती। वो फ्रस्ट्रेट होते हुए कह रहा होता है कि इसके अंदर एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसका मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। और फिर साथ ही उसे 2 डिब्बे मिल जाते हैं। वो कह रहा होता है क्या है ये, क्या ये ड्रग है? और फिर तभी वो चलाते हुए कहता है मैं जानता हूँ कि तुम यहाँ आस पास हो। जो सुनकर एम से एकदम चौंक जाता है और उसके हाथ से एक डिब्बी नीचे गिर जाती है जो कि सीधा उसके सिर पर जाकर फूटती है। एमसे सोच रहा होता है कि ये पर्सन नहीं था ज़रा रुको, ये तो उन सिस्टर के बारे में है, तो ये शायद से उतनी ज़्यादा डेंजरस चीज़ नहीं होगी। और फिर जैसे वो उस दवाई के लेवल की तरफ देखता है तो वो मूड बनाने की दवाई होती है, जो देखने के बाद वो सोच रहा होता है अगर मैं एंड में जीत नहीं सकता तो मुझे एंजॉय कर लेना सीख लेना चाहिए। और फिर तभी वो बंदा पीछे से जोर से चलाना शुरू कर देता है, जो देखकर एम से घबरा जाता है और कह रहा होता है बस बहुत हो गया मजाक। और फिर कहते चीज़ें निकालना शुरू कर देता है और कह रहा होता है प्लीज़ यार कुछ यूज़फुल चीज़ निकल जाए। और फिर तभी उसे एक फ्लेक्सिबल सा डंडा मिल जाता है और वो कहता है लगता है कि ये डंडा इस्तेमाल हो सकता है, बस मेरे को इसके अंदर स्पिरिचुअल पावर को इंजर्ट करना होगा। और फिर साथ ही वो चलाते हुए उस डंडे के साथ उस बंदे की तरफ बढ़ता है और वो पीछे मुड़कर देखता है तो एम से चिल्लाते हुए उसी की तरफ ही आ रहा होता है और वो उसके सिर पे उस डंडे से जोर का हमला करते हुए पार हो जाता है और उसके एक हमले से वो बंदा वहीं गिरकर ढेर हो जाता है। जो देखकर वो चैन की सांस लेते हुए कह रहा होता है फाइनली अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल में है। लेकिन आखिर ये क्या है, मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक महसूस हो रहा है, क्या मेरे को इसके अंदर और भी ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को इंजर्ट करना चाहिए? और फिर जैसे वो ये करता है वो डंडा और भी ज़्यादा वाइब्रेट होना शुरू कर देता है अलग तरह से, जो देखकर वो सोच रहा होता है जैसे कि उन दोनों डीमन सेक्टर वालों से एक्सपेक्टेड था, ये कोई भी अनडिफाइंड वेपन नहीं है। और फिर इसके बाद हमें 1 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी ने उसे कोई लूट लिया होता है, उसके कपड़े पहन लिए होते हैं और पीछे से उसको चढ़ाते हुए कह रहा होता है देखा कर्मा, तुम मुझे लूटने चले थे और खुद लूट गए, और मुझे जल्दी से एक टाउन ढूंढना है और डीमन सेक्टर के एरिया से बहुत ज़्यादा दूर चले जाना है। और स्प्रेड स्टोन का यूज ट्रेवल एक्सपेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मैंने सुना था कि ज़्यादातर शहरों में टेलीपोर्टेशन अरे होती है, इसलिए मैं दौड़कर आसपास की कोई जगह ढूंढ सकता हूँ। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और वो माउंटेन के पास कोई एक इन्फेक्शन होता है, उसे के आसपास भटक रहा होता है, जहाँ पर एक सिपाही खड़ा खड़ा उपास ले रहा होता है। और फिर तभी वो एमसी को अपने सामने देखता है और बोल रहा होता है वहीं रुक जाओ ट्रेवलर, आके तुम यहाँ पर क्यों आए हो? वो उसको देख के कहता है हेलो ब्रदर कैसे हो, मैं यहाँ पर डिसाइड पढ़ने के लिए आया हूँ। वो बंदा कहता है छी, भले ही तू बहुत ज़्यादा अजीब हो लेकिन यहाँ से बाहर निकल, और क्या तूने वो उस रिक्वायरमेंट वाली लिस्ट के ऊपर नजर नहीं डाली? तो तुझे क्या लगता है कि तू इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा यंग है? हाँ, मिनिमम कौन सा स्टेज लगता है? तो एमसी भी उस बच्चे की तरफ देखता है और सॉरी कहते हुए वहां से निकलने लगता है। वो चलाते हुए कह रहा होता है दोबारा कभी मत आ जाना। एमसी सोच रहा होता है और मैंने 2 दिन पहले ही कल्टीवेशन शुरू की है, हालांकि मैं क्वेरी को गैदर करने के 4थे स्टेज तक पहुंच चुका हूँ, लेकिन मैं एज रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता। और फिर साथ ही वो कहता है अब मुझे क्या करना चाहिए? तो वो फिरके से उसी के पास पहुंच जाता है और कह रहा होता है हेलो एल्डर ब्रदर। तो उसको देखकर वो फिरके से सड़ा सा मुंह बना लेता है और कह रहा होता है तो फिरके से आ गया। एम से उसको लपेटे में लेता है और सिक्के दिखाता है और अपनी पूरी सिचुएशन
सिचुएशन को उसको एक्सप्लेन करता है। तो अब उसकी बात सुनने के बाद वो बंदा कहता है ऐसा लगता है कि तुम हाल ही में क्यूआई गैदरिंग के चौथे स्टेज तक पहुंच चुके हो और तुम अपने टैलेंट के साथ थोड़े बेवकूफ भी हो, लेकिन जैसा कि कहावत है मेहनत करने से अनाड़ीपन दूर हो सकता है। सर रुको, मैं अभी जाकर एडिटर को बुलाता हूँ, लेकिन अगर इसके बाद वो तुमको फिर भी अंदर नहीं आने देते तो ऐसे में मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। एमसे कहता है कोई दिक्कत नहीं ब्रदर, और तुमने जो मेरे को करा है उसके लिए मैं तुम्हारा जितना भी शुक्रिया अदा करूँगा मैं। तो वो उससे कह रहा होता है बस वहीं पर इंतजार करना, और साथ ही वो एडिटर को बुलाने के लिए निकल पड़ता है। एमसे सोच रहा होता है थैंकफुली उन दोनों सिस्टर के रिंग्स में काफ़ी सारी यूजफुल चीज़ें भी हैं, अदरवाइज मैं नहीं जानता कि ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करता। इस एरिया में सबसे बड़ा सेक्टर जिक्सियान सेक्टर है, जो कम से कम डायनेस्टी के डेमन सेक्टर के बराबर आकार का है, और यहाँ से एक बार भाग जाने के बाद मुझे उन दोनों के बारे में चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। और वो सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि यहीं से मुझे एक सक्सेस मिलेगी और मैं एंड में एक आइडियल लाइफ जी पाऊंगा जो मैं जीना चाहता हूँ। कि तभी उसके पीछे एक लड़की आ जाती है जो कि उसको सूंघना शुरू कर देती है। तो एम से घबराते हुए उसके पीछे हट जाता है। वो मासूम सा इशारा बनाते हुए उसी की तरफ ही देख रही होती है। वो वापस आते हुए पूछते हैं उससे आगो तुम हो कौन। वो बोलती है हेलो ब्रदर, मेरा नाम यूआर है। वो उसको बताती है कि मैं एक नेक्रोमेंसर हूँ और क्या तुम भी यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो। और वो हैरानी से कहता है क्या ब्रदर। वो बोलती है हाँ मैं भी एक न्यू कवर हूँ और तुम भी यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आए हो है ना। अगर हाँ तो ऑफ कोर्स तुम मेरे ओल्डर ब्रदर हुए है ना। हालांकि मुझे ये कहना पड़ेगा जितने भी डिसाइपल्स को मैंने अभी तक देखा है तुम उन सब में सबसे ज्यादा कमजोर हो। और ये बात एमसी के दिल पे लग जाती है। तो वो रोते हुए कहता है तुम्हें मुझे इग्नोर करना चाहिए और किसी दूसरी चीजों के ऊपर अपनी क्यूरियोसिटी वेस्ट करनी चाहिए। और वो बोलती है ब्रदर जरा रुको तो। और वो उसके पास आकर उसे सूंघने लगती है और उसे चिपकने लगती है। वो बोलता है आकर तुम्हें क्या कर रहे हो। और वो बोलती है ब्रदर, और शर्माना शुरू कर देती है। वो सोच रहा होता है चिढ़ लगता है कि वो फिर कैसे हो रहा है। तभी वो खुश होते हुए कहती है ब्रदर तुमसे तो काफी ज्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। जो सुनने के बाद वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और सोच रहा होता है आखिर ये क्या बकवास बक रही है, आखिर ये चाहती क्या है। और फिर तभी उसकी नजर दूर खड़े कुछ लोगों के ऊपर पड़ती है जो कि पोजेस मार रहे होते हैं और साइज में काफी बड़े बड़े लोग होते हैं। और वो उसी की तरफ घूर घूर के देख रहे होते हैं जैसे कि वो बोल रहे हो हे ब्रदर सोशल डिस्टेंसिंग बने रखना बिल्कुल भी मत भूलो। और वो सोच रहा होता है लगता है कि ये लड़के मेरे लिए मुसीबत होने वाली है। कि तभी यहाँ पर एल्डर आ जाता है खांसते हुए। तो वो फटाक से उस लड़के को अपने से दूर कर देता है। हेलो एल्डर, मेरा नाम जय यही है और मैं यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आया हूँ। और वो बोलता है ये जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि तुमको सिचुएशन पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। एमसे घबराते हुए कहता है वो असल में वैसा कुछ नहीं है जो कि आप सोच रहे हो। और वो बोलते हैं यूआर, मैं जानता हूँ कि तुम टैलेंटेड हो और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, लेकिन प्लीज़ अपने उतावलेपन और अहंकार से थोड़ा सावधान रहो। ऐसे न्यू आदमी लोगों को परेशान मत करो। वो बोलती है लेकिन मुझे लगा कि उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। एल्डर सोच रहा होता है ऐसा लगता है कि उन्हें प्राचीन खंडरों के आसपास रहने की वजह से ये नए डिसाइपल्स का जो कॉमन सेंस है वो बहुत ज़्यादा कम होता जा रहा है। और फिर साथ ही वो एमसी की तरफ देखना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है ये बच्चा इसके अंदर टैलेंट की कमी है लेकिन उसके स्ट्रेंथ, शायद वो ऐसा पर्सन है जिसे डिवाइन एडवाइस की जरूरत है। ये लड़का सीखने लायक हो सकता है। और फिर साथ ही वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तो ये तय हो गया, अब से तुम किंग फैंग सेक्टर के एक एडिशनल डिसाइपल हो। कुछ ही देर में गार्ड्स आकर तुमको तुम्हारे निवास के स्थान तक ले जाएंगे, अच्छे से प्रैक्टिस करना। जो सुनने के बाद वो खुश हो जाता है और कह रहा होता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर। हमें दिखाया जाता है उसे यहाँ पर एक कमरा मिल गया होता है रहने के लिए और वो वहीं बैठा हुआ रहता है और कुछ देखते हुए सोच रहा होता है अब ऐसे टेक्निक है और साथ ही गुफा में रहने से मुझे कल्टीवेशन के लिए थोड़ी हेल्प मिलेगी। बिल्कुल ये वो ये जो कि मुझे चाहिए था। हालांकि ये टेक्निकें थोड़े लो लेवल के महसूस हो रही हैं लेकिन फिर भी पहले मैं इसका अर्थ नहीं समझ पाया था, लेकिन अब जब मैं विचार करता हूँ तो मुझे हैरानी होती है कि उस सिक्योरटेक स्पेस वाली जगह में आखिर किस प्रकार की चीजें थी। चलो जाने दो, इस सेक्टर में शामिल होना वाकई में सही डिसीजन था। इससे मुझे कम से कम कोई पछतावा तो नहीं होगा अब। और अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मुझे अपनी कल्टीवेशन के बेस को स्ट्रेंथन करने के लिए अच्छे से ट्रेन करना होगा। और फिर उसे यहाँ पर कुछ मेमोरी सीखना शुरू हो जाती है जिसमें उसे यू जैसी शक्ल की एक लड़की भी दिखाई देती है। उसको देखने के बाद वो हल्की से आंखें खोलता है और सोच रहा होता है जो कि मैं इस बारे में सोचूं तो वो लड़की मेरे को थोड़ी जानी पहचानी से फीलिंग दे रही है, लेकिन अभी भूल जाओ इसके बारे में। हो सकता है कि वो कोई पॉपुलर बंदी हो और उसके साथ इन्वॉल्व होना मुसीबत भरा हो सकता है। मेरे को एक लाइन खींचने की ज़रूरत है और उसके ऊपर ध्यान देना है फिलहाल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कि तभी नॉक नॉक होता है दरवाजे पर। वो कहता है अब कौन आ गया। और फिर साथ ही दरवाज़ा खोलते हुए कहता है कौन है, अभी मैं बहुत ज़्यादा बिजी हूँ प्रैक्टिस करने में। कि तभी वो देखता है ये यूआर ही होती है जो कि अपना पूरा बोरिया बिस्तर और सामान लेकर उसके घर के दरवाजे पर आ गई होती है और बोलती है आपसे मैं तुम्हारे
साथ रहना स्टार्ट करने वाली हूँ, क्या मैं यहाँ पर आ सकती हूँ? यही उसकी तरफ देख रहा होता है, उसकी आंखों में चमक होती है, लेकिन वो उसके मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देता है और कह रहा होता है नो वे। तो वो रोते हुए दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है और कह रही होती है ब्रदर प्लीज़ तो दरवाज़ा ओपन करो। वो बोलता है इसके बारे में सोचना भी मत, अपना बोरे बिस्तर लेकर यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो कह रही होती है ब्रदर प्लीज़ मेरे को कुछ डिस्कशन करना है तुम्हारे साथ। तो उसकी बात सुनने के बाद वो हल्का सा दरवाज़ा खोलता है और कह रहा होता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें बात करने के लिए 5 सेकंड देता हूँ। ये सुनने के बाद वो थोड़ा खांसते हुए फिर कैसे नॉर्मल हो जाती है और मासूम बनते हुए कहती है असल में मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, क्या ये ठीक रहेगा ब्रदर? उसकी तरफ देखने के बाद वो सांस लेते हैं एक लंबी सी और फिर साथ ही मुस्कुराते हुए कहते हैं सिली गर्ल, अगर तुम इस तरह से बात करोगी तो ऑफ कोर्स। और फिर साथ ही वो उसके सिर के ऊपर हाथ फेरना शुरू कर देता है। वो खुश हो जाती है और कह रही होती है ब्रदर जाओ, कि तभी वो फिर कैसे उसके मुंह पे दरवाज़ा बंद करके अंदर चला जाता है और कह रहा होता है यहाँ से दफ़ा हो जाओ। वो दरवाज़ा पीटना शुरू कर देती है, बोल रही होती है ब्रदर मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं वाकई में तुमको पसंद करती हूँ ब्रदर, क्या तुम मेरे को वाकई में ऐसे ही अकेला छोड़ दोगे? एमसी सोच रहा होता है लगता है कि ये ऐसे ही परेशान करने वाली है, मुझे दरवाजे को अच्छे से लॉक कर देना चाहिए और कान में ठूसने के लिए कुछ ढूंढना चाहिए। कि तभी दरवाजे से एक ब्लेड आता है जो देखकर वो काफी हैरान हो गया होता है और फिर साथ ही काफी सारे ब्लेड आते हैं जो कि उस दरवाजे को छेद देते हैं और फिर साथ ही एक लोहे की बॉल आती है जो कि दरवाजे में छेद कर देती है और एम से झुकते हुए बाल बाल बजता है और फिर तभी कोई हाँ गेट के ऊपर पंच पे पंच मारना शुरू कर देते हैं और ये वो सारे मुस्टंडे लोग होते हैं जो कि एक साथ दरवाजे के ऊपर अटैक कर देते हैं और चिल्लाते हुए कह रहे होते हैं तुमको क्या लगता है कि तुम सिस्टर की फीलिंग के साथ ऐसे ही खिलवाड़ कर सकते हो, दरवाजा खोलो। और वो दरवाजे पे मारना शुरू कर देते हैं, ये चिल्लाते हुए कहता है ब्रदर्स उसकी बकवास बातें मत सुनो, मैं तो उसके साथ बस आज ही मिला हूँ यार। और फिर नेक्स्ट दिन में दिखाया जाता है वो उदास होकर कोने में पड़ा हुआ रहता है और कह रहा होता है पहले ही दिन मेरे साथ ये सारी बकवास चीजें हो गई। हाँ हाँ आखिर मैंने खुद को ऐसे ट्रबल में कैसे डाल लिया यार। और हमें दिखाया जाता है अब यूआर भी अंदर आ चुकी होती है अपना सारा सामान लेकर और वो कोने पे अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ रहता है जबकि वो उसके बिस्तर पर उछक रही होती है और गुनगुनाते हुए कह रही होती है वाह यहाँ तक कि इस पिल्लो से भी ब्रदर जैसे स्मेल आ रही है। यहाँ पर जीआई आगे बढ़ता है और उसे उसका टेडी छीन लेता है और बोल रहा होता है कमन मेरे को तुम्हारे ट्रू इंटेंशन बताओ यहाँ पर आने के। और वो बोलती है ब्रदर मैं तो तुम्हारे साथ पहले ही नजर में प्यार में पड़ गई थी और क्या तुमको इस बात के ऊपर डाउट हो रहा है? एमसी उससे बोलते हैं तुम अपने इस घटिया एक्टिंग से उन बेवकूफ़ों को तो बेवकूफ़ बना सकती हो लेकिन ऐसा बिल्कुल भी मत सोचना है कि तुम मुझे धोखा दे दोगे। तो ये सुनते से वो उठते हुए उसके पास आती है और उसको एकदम कस के पकड़ लेती है और बोल रही होती है ब्रदर तुम्हारे आसपास से हमेशा अच्छी खुशबू आती रहती है, मुझे नहीं पता क्यों लेकिन ये मेरे कल्टीवेशन के लिए फायदेमंद है। जब मैं माउंटेन गेट पर थी तभी मेरे को इस बात का एहसास हो गया था, जब भी मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ मेरा ऑरा बहुत तेजी से बढ़ता है, मैं जितना तुम्हारे करीब आती हूँ ये उतना ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है और उतनी ही ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। ब्रदर तो क्या ऐसा हो सकता है कि तुम्हारे पास असल में एक्सेप्शनल स्पिरिचुअल रूट्स हैं? उसकी बात सुनने के बाद वो कहता है ऑल राइट मैं तुम्हें ईमानदारी से बताता हूँ, एक्चुअली मेरी बॉडी डायनेस्टिक है, एक स्ट्रेंथन वाले स्टार से बंधी हुई है। ये सुनते से वो कहती है जेट क्लीन तो 36 हेवन स्पिरिट्स में से एक है, इसमें कोई रहने की बात नहीं, तुम अर्थली स्टार ऑफ डेस्टिनी से बंधे हुए हो, अब इसमें कोई रहने की बात नहीं है कि तुम कल्टीवेशन में मेरी हेल्प कर सकते हो। ये सुनते से एमसी हंसना शुरू कर देता है और सोच रहा होता है किस्मत से मैंने पहले जो भी किताबें पढ़ी थी उसमें उस समय की पूर्ति हो गई है जो मैं अभी खो रहा हूँ। और फिर साथ ही वो कहता है जरूर को मैंने कभी भी तुम्हारी मदद करने का कोई भी वादा नहीं किया था, बाहर जाओ और उन्हें बताओ कि हमारा एक दूसरे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। तभी वो अपने रिंग से बहुत कुछ निकालते हुए कहती है ब्रदर तुमको इसके बारे में क्या लगता है, मैं तुमको स्पिरिचुअल और स्टोन ऑफर कर सकती हूँ, मार्शल आर्ट टेक्निक है और मेडिसिन भी, और दुर्भाग्य से मेरे हाथ में फिलहाल इतना ही है, अगर तुमको ये कम लगता है तो मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हारे लिए और ज्यादा लेकर आ जाऊंगी। कि तभी यही एकदम से उसके नजदीक आता है और उससे बोलता है क्या तुम मुझे इन सारी चीजों के जरिए जितना चाहती हो, आखिर तुमने मुझे किस तरह का पर्सन समझ के रखा है? और वो रिंग दिखाते हुए कहती है क्या इसमें कुछ गलत है ब्रदर? वो सोचता है डैम इट, मैं तो यहाँ पर उसको डांटना चाह रहा था लेकिन ये चीज़ें जो मेरे को यहाँ पर ऑफर कर रही है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और फिर साथ ही वो उसके सामने झुक जाता है और कह रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जूनियर सिस्टर यूर। ये सुनते से वो खुश हो जाती है और बोल रही होती है मैं बाद में तुम्हें और भी ज़्यादा दिखाऊंगी। और फिर इसके बाद हमें किसी ओचे का कसिन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग बैठकर चेस जैसा गेम खेल रहे होते हैं। एक बंदा कहता है ये क्या तुम तो लगातार हारते जा रहे हो ली हुआ, क्या रीजन है? ऐसा लगता है कि आज कोई चीज तुम्हें छिछड़ा बना रही है। वैसे मैंने सुना है कि वो जूनियर सिस्टर एक नए डिसाइपल के डोर में चली गई है और वो कहता है नेचुरली मैं उसे ढूंढूंगा और तुम्हें इतना पाखंडी नहीं होना चाहिए एक विलन की तरह लोगों को मारने की कोशिश करना। यह सुनने के बाद वो आगे से कुछ नहीं कहता और सोच रहा होता है ये कायर ली हुआ दूसरे लोग तुमसे डर सकते हैं लेकिन निश्चित तौर पर मैं तुमसे नहीं डरता। जी आओ यही है ना, चलो देखते हैं कि तुम्हें कितनी ज्यादा हिम्मत है। और फिर अपन को फिर कैसे यूवर का सीन दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पर बैठते हुए कहती है वेल लेकिन इसके लिए पहले मेरी 3 कंडीशंस हैं।
पहले कंडीशन, यहाँ पर असल में अपन दोनों बस एक दूसरे से लेन देन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इसलिए प्लीज इस यंग लेडी के प्यार में मत पड़े, है ना। और दूसरा, सिर्फ मेरे को ही तुमको टच करने की इजाजत है, तुम मुझे टच नहीं कर सकते। और तीसरा, तुम इजिली किसी भी दूसरी औरत को अप्रोच नहीं कर सकते आसानी से, समझ में आ गया। वो कहता है हाँ हाँ, और पैसे उठाने में लगा हुआ रहता है। यूआर कहते हैं चूंकि ये तय हो चुका है तो चलो मैं अपने ब्रदर को कुछ स्किल दे देती हूँ, क्योंकि उसके एबिलिटीज काफी कमजोर हैं। ये सारी वो 3 कॉपीज हैं जो कि इस वक्त मेरे पास है। ब्रदर, तुम इनमें से कोई भी एक चूज कर सकते हो, हाईएस्ट लेवल से लेकर ग्रास रूट्स की क्वालिटी तक। इन स्किल्स को हेवन, अर्थ, डार्कनेस और लाइट में डिवाइड किया गया है। पहला स्किल डार्कनेस रैंक का बॉडी रिफाइनिंग स्किल है, फायर एट्रीब्यूट के साथ। और इसके अलावा तुमको ये पता होना चाहिए कि इस ट्रैकिंग फैंग के जितने भी टॉप लेवल के टेक्निक हैं वो सारे डार्कनेस कैटेगरी के अंदर ही आते हैं, और आमतौर पर इन्हें सीखने के लिए कई वर्षों का डेडिकेशन चाहिए होता है। और दूसरा है अर्थ रैंक लो ग्रेड टेक्निक, थंडर बॉडी रिफाइनिंग। और वो कहता है कि ऐसा कुछ लो ग्रेड का माना जाता है, जरा देखो तो कितनी भयानक बिजलियां कड़क रही हैं उसके आसपास, वाओ। यूआर कहती है अभी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक मत बनो ब्रदर। उसके बाद सुन के वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलती है ये स्किल ये मुझे एक सिस्टर ने भेजी थी, ये शरीर को रिफाइन करने के लिए जो थंडर है उसके प्रमोट को बढ़ा देता है, जो कि बस डिजास्टर लेवल को ही राइज करता है। ये जब तुम्हारी शक्ति बहुत ज्यादा कम होती है और जब तुम इसके साथ कल्टीवेट करोगे तो तुम्हारी गारंटी ही मौत हो जाएगी। और जिक्सियान सेल्टर के पास भी ये टेक्निक है, लेकिन मैं ऐसे किसी भी लोग के बारे में नहीं जानती जो कि वाकई में इसको प्रैक्टिस करने की कैपेबिलिटीज रखते हैं। ये सुनने के बाद वो सोच रहा होता है तो शॉर्ट में ये एक स्कैम है। वो बोलती है यहाँ तक कि डार्कनेस रैंक की ये टेक्निक भी काफी बेहतर है। ब्रदर, जल्दी से बताओ तुमने क्या सोचा है, तुम किसको चॉइस करोगे। येन कहता है ऑल राइट, ऑब्वियसली मेरे को सभी चाहिए, सिर्फ बच्चे ही मल्टीपल क्वेश्चन वाला गेम खेलते हैं। उसके बाद सुनकर वो पहले तो थोड़ी हैरान हो जाती है और साथ ही उसको सब दे देती है और बोल रही होती है ब्रदर, तुम तो वाकई में काफी लालची हो, लेकिन जरा संभल कर अपने काबिलियत से कुछ ज्यादा करने की कोशिश मत करना, नहीं तो खत्म हो जाओगे। वो कहता है ठीक है, पर तभी वो उसे क्वेश्चन करता है लेकिन तुम्हारे पास जिक्सियान सेक्टर की टेक्निकें क्यों हैं। और वो बोलती है कि मैंने तुमको अभी नहीं बताया था कि ये मेरी बहन की तरफ से आया था। और वो बोलता है वैसे क्या जिक्सियान आसपास का सबसे बड़ा सेक्टर नहीं है क्या, तुम्हारी बहन जिक्सियान सेक्टर से है। यूआर बोलती है ब्रदर, क्या तुम सचमुच नहीं जानते कुछ समय पहले किन फैंग सेक्टर ने कुछ रून्स को डिस्कवर करा था। और वो बोलते हैं क्या रून्स। यूआर बोलते हैं ब्रदर, तुम्हारे साइकिल को देखते हुए मैं डेफिनेटली ब्रदर तुम्हारे साइकिल को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली तुमको किसी सेक्टर ने यहाँ पर जासूसी करने के लिए भेजा है। वो बोलता है मैं सचमुच नहीं जानता यार, मुझे लगता है कि बस मैंने अपना दिमाग खो दिया है थोड़ा। और वो बोलती है कि तुमने कभी रुक कर सोचा जो किंग फेंग है वो एक कमजोर सेक्टर ही था, लेकिन अब हाल ही में बहुत सारे नए डिसाइपल्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं। वो बोलता है कि वाकई में जो कि तुमने ये मेंशन कर दिया है तो ऐसा लगता तो है थोड़ा बहुत। और वो कहता है जरा रुको, क्या तुम खुद भी नए डिसाइपल्स में से एक नहीं हो। और वो बताती है ऐसा कुछ समय पहले किंग फेंग द्वारा खोजे गए रून्स की वजह से हुआ है। ऐसे अनदेखे जगह अक्सर सौभाग्य से भरी होती है जिनकी हर जगह के सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं लूट का कुछ माल अपने हाथों में लेने के लिए। इसलिए अभी आसपास जितने भी सेक्टर है वो सारे ही अपने लोगों को इस किंग फेंग सेक्टर में एंटर कराने की कोशिश करने में लगे हुए हैं। और जिक्सन सेक्टर के बारे में जिक्र करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, और तुम इस जगह पर हर जगह आसपास के फैक्शन द्वारा भेजे गए मुखबिर पा सकते हो। वो सभी किंग फेंग के रूल्स के पीछे पड़े हुए हैं। हालांकि इस वक्त जो किंग फेंग सेक्टर है वो अपने डिक्लाइन में है, इसलिए वो न्यू कवर की एक्टिविटीज के ऊपर आंखें मूंदे हुए है। ये सुनने के बाद वो सोच रहा होता है तो यहाँ पर दूसरा सेक्टर भी है और किंग फेंग के रूल्स, ये मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अगर यहाँ पर ज्यादा लोग आते रहेंगे तो ऐसे में मेरी बॉडी के एक्सपोज होने का चांस बढ़ जाएगा। मेरे को कॉन्सुलेशन का कोई तरीका सोचना पड़ेगा। तभी यूआर कहते हैं वेल चलो बहुत हो गई बात है, अब जल्दी से प्रैक्टिस करते हैं। अब मेरे क्यूआई के 49वीं परत की अर्चन अब ढीली पड़ गई है, इस बार हमें एक ही एफर्ट में सफलता हासिल करनी होगी और ब्रेक थ्रू करना होगा। वो कहता है क्या क्यूआई की 49th लेयर, क्या अकेले क्यूआई को गेतर करने से ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते। यह सुनते से वो काफी हैरान हो जाती है और बोल रही होती है ब्रदर, ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर वाकई में बेसिक नॉलेज की भी बहुत ज्यादा कमी है। और वैसे कोई चिंता की बात नहीं है, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन उन जेट स्लिप में डालकर रखी हुई है और यह हमारे खुद के कॉन्फ्रेंस थिएटर के रिकॉर्ड्स से भी ज्यादा डिटेल्ड है। और वो कल्टिवेशन करने के लिए बैठ जाती है और उसे बोल रही होती है लेकिन जब तुम इसे वाकई में खुद समझना शुरू करोगे तो ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसकी बातों सुनने के बाद अब वो उन तीनों को सामने की तरफ रखता है और कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है। और फिर उसको यहाँ पर धीरे धीरे कल्टीवेशन के बारे में सब कुछ पता चलना शुरू हो जाता है। सारी नॉलेज धीरे धीरे उसके माइंड में आ रही होती है और वो सब समझ
समझ पा रहा होता है। और फिर तभी यहाँ पर जो लड़की रहती है उसे कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो जाता है, जबकि अपना ये तो अभी भी उसको कल्टीवेट करने में लगा हुआ रहता है और उसी नॉलेज के बारे में सोच रहा होता है। लेकिन अब जो युवा है उसको अपनी बॉडी के अंदर एक जबरदस्त फ्लो महसूस होता है, वो ब्रेक थ्रू के काफी करीब हो चुकी है शायद अब वो। तो दिखाया जाता है वो जोर जोर से सांसें भरने लगती है और एमसी के करीब बढ़ना शुरू कर देती है, जबकि एमसी कल्टीवेट करने के लिए बैठा हुआ रहता है आंखें बंद कर और वो उसके काफी नजदीक आ जाती है। वो यहाँ पर उसको ऑटो के काफी पास आ जाती है और फिर सडनली रुक जाती है और शर्माते हुए वहां से बाहर चली जाती है। जो एमसी है वो भी अपनी आंखें खोल कर हल्का सा देखना शुरू कर देता है और फिर इसके बाद हमें बारूनी लौंडों का सीन दिखाया जाता है। हाँ, सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, बिल्कुल भी इम्पल्सिव मत होना। हो सकता है कि जूनियर सिस्टर का उस नए बच्चे के साथ कोई भी लेना देना नहीं है, तुमको सिचुएशन को पहले अच्छे से समझना चाहिए। और बाकी लोग भी कहते हैं यस सर, और ये लोग असल में यूआर के बहुत बड़े वाले फैन है। ये जो झंडा पीछे लगा हुआ रहता है ना, इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये यूआर का फैन क्लब है, तो ये बेसिकली उसके फैन लोग हैं। और लीडर बोल रहा होता है अपन उससे भी कोई शपथ खानी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, अब लोग अपनी जूनियर सिस्टर यूआर को प्रोटेक्ट करेंगे। कि तभी एक बंदे की नजर पड़ती है साइड में और वो यूआर को देख लेते हैं और आवाज दे रहा होता है अरे जूनियर सिस्टर। तो उसकी आवाज सुन के वो रुक जाती है और कह रही होती है क्या सब कुछ ठीक है। उसको इस तरह से उदास बात करते देखकर वो तीनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उनमें से एक को पूछता है जूनियर सिस्टर क्या तुम्हारे साथ कुछ हुआ है। वो आगे से कोई भी जवाब नहीं देती, चुपचाप खड़ी हुई रहती है और फिर साथ ही वो उन लोगों की तरफ देखती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलती है कुछ भी नहीं हुआ है और रोते हुए वहां से चली जाती है। अब ये देखने के बाद उन लोगों का खून खोल जाता है। वो गुस्से के साथ रोना शुरू कर देते हैं और बड़बड़ा रहे होते हैं कि उस लड़के को मार डालेंगे। और फिर क्या था, वो बाहर से उसको बुरा भरा बोलना शुरू कर देते हैं और यही कह रहा होता है अब क्या बाहर बकवास चल रही है इन लोगों की। वैसे मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और फाइनली मुझे यहाँ का कॉमन सेंस तो समझ में आ ही गया है। एक बार जब मैं बाधा को पार करने के लिए काफ़ी मात्रा में क्यूआई को एकत्रित कर लूँगा तो फिर मैं अगले स्टेप पर पहुँच जाऊँगा। मुझे प्रैक्टिस करना शुरू करना होगा और अब मेरा लक्ष्य क्यूआई को इकट्ठा करना है और 30वीं परत तक पहुँचना है। और साथ ही मेरी बॉडी लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। मुझे इस चीज़ों के बारे में भी नहीं भूलना चाहिए। किस्मत अच्छी थी कि जो यू आ रहे उसने खुद को रिसिस्ट कर लिया और वो पीछे हट गई, नहीं तो अदरवाइज। और फिर साथ ही वो सर घुमाते हुए कहता है नहीं नहीं मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा, मुझे अपनी पवित्रता की रक्षा करनी होगी। और फिर साथ ही वो अपने पास से सामान निकालते हुए कहता है मुझे ये कहना पड़ेगा कि वो मुझे काफ़ी अच्छी चीज़ें देती है। अंडरस्टैंडिंग प्रैक्टिस स्किल बिना किसी रैंक है, ये स्किल मुझे बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्यूआई को इकट्ठा करने की अनुमति देगा। मुझे लगता है कि इसके बाद मैं बीमार भी पड़ सकता हूँ। और फिर साथ ही वो उस स्किल का यूज़ करते हुए प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और 1 घंटे के बाद वो कह रहा होता है मैं 6th लेवल पर हूँ, वाकई में मैं तो एक जीनियस हूँ। और फिर इसके साथ कुछ और घंटे गुजर जाते हैं। वो कह रहा होता है मैं अपने 9th लेयर पर हूँ। हो माय गॉड, ये तो बहुत जल्दी हो गया, क्या मैंने वाकई में अपने प्रैक्टिस को इतनी जल्दी फिनिश कर लिया। और फिर 4 घंटे बाद वो कह रहा होता है अरे अब तो मैं 20वीं लेयर पर हूँ। हो माय गॉड, लगता है कि मैं तो किसी बहुत ही महान इमॉर्टल का रिकार्नेशन हूँ, मेरा तो कोई जवाब नहीं। और फिर इसी के साथ 3 दिन गुजर जाते हैं। अब वो थोड़ा थका हुआ लेकर बैठा हुआ रहता है और बोल रहा होता है मुझे पूरे 3 दिन लग गए 50वीं लेयर तक पहुंचने पर। तो क्या एंड में मैं अभी भी उसी लेवल पर हूँ, लगता है कि इतना काफी नहीं है। और फिर इसके बाद हमें सीधे 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। उसके घर के सामने वो लोग खड़े हुए रहते हैं, उनके ऊपर तो मशरूम भी उग चुके होते हैं। और फिर जैसे ही दरवाजा खुलता है वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं और उसका नाम चिल्लाकर उसको आवाज देते हैं यही तुमने हमारी जूनियर सिस्टर यूआर को बुली करा है, आज तो तुम्हें मरना होगा इसके लिए। और वो आगे बढ़कर उसके ऊपर अटैक करने लगता है, लेकिन वो उसमें हल्का सा हाथ मार देता है सेल्फ डिफेंस के चक्कर में, जिससे कि वो पीछा उड़ते हुए जाता है और सामने वाले पत्थर में जा घुसता है यार, बस उसके हल्के से टच करने से ही। तो अब ये देखकर वो बचे हुए काफी हैरान हो जाते हैं और बोल रहे होते हैं हमारे बड़े भाई की कल्टीवेशन तो 25th लेयर तक थी, तो आखिर तक कैसे हो सकता है। यही उन लोगों से कहता है मैं तो बस अपने काम से जा रहा था, तो मैं थोड़े देर में मेरे पास आई और उसने मेरे को उकसाया, और अगर अब तुमको इससे कोई दिक्कत ना हो तो मैं अपने रास्ते जाना चाहता हूँ। कि तभी वो लोग आवाज देते हुए कहने लगते हैं रुक, आखिर तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई, हम तो बस तुम्हारे घर के आसपास शेयरिंग कर रहे थे और तुमको क्या लगता है कि तुमने यहाँ पर क्या करा है, तुमने अभी जो अटैक करा है वो बहुत ज्यादा ब्रूटल था। यही उनकी तरफ देखते हुए कहता है ब्रदर्स क्या तुम यहाँ पर मेरी गलती हो कि मुझे सजा देने के लिए आए हो। और उसके उस लोग को देखकर वो दोनों एकदम से घबरा जाते हैं थोड़ा, और लगता है कि तुम लोग बस मजाक कर रहे हो, पर तुमको ये एक्सेप्ट करना होगा कि तुम्हारे ब्रदर म्यू ने पहले कदम उठाया था और अगर मैंने उसके उस मौके का जवाब नहीं दिया होता तो अभी दीवार में मैं उसकी जगह पर होता। वो बोलता है आखिर ये कैसी बात हुई यहाँ पर तुम हो जिसकी वजह से ब्रदर म्यू को चोट पहुंची है, वो भी इतनी ज्यादा। और वो सोच रहा होता है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि अभी जस्ट यहाँ पर हुआ क्या, ये तो बस एक बिगनर डिसाइपल है, तो आखिर इसके पास इस तरह की फोर्स कैसे हो
हो सकती है, क्या जो मैंने देखा वो बस एक इल्यूजन था? कि तब यहाँ पर एल्डर आ जाता है और बोल रहा होता है तुम सब यहाँ पर किस बात पर हंगामा कर रहे हो। यही उसकी तरफ देखते हुए कह रहा होता है ये तो वही एल्डर है जिससे मेरी मुलाकात तब हुई थी जब मैं पहली बार यहाँ पर आया था। तो दिखाया जाता है वो सब लोग जीआईए के बारे में एल्डर से शिकायत करना शुरू कर देते हैं, जबकि वो उसकी तरफ देखते हुए सोच रहा होता है। कुछ दिनों पहले तक तो वो 4th लेवल पर था, लेकिन अब वो अचानक से गुंजे स्प्रिंग स्टेज पर कैसे पहुंच गया। और फिर वो तीनों सामने झुककर एल्डर को ग्रीट करते हैं और फिर साथ ही वो एल्डर को बोलते हैं इस पर्सन ने हमारे एक बंदे के ऊपर अटैक कर उसको बहुत बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया है। वो बिल्कुल इनोसेंट था, उसने कुछ भी नहीं करा था और हम लोग इस बात के लिए जस्टिफाई कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब सेक्टर के रूल के मुताबिक आपको इस बंदे को सेक्टर से निकाल देना चाहिए। ये सुनते से एल्डर उससे पूछते हैं जीआईए ने क्या तुमने उस पर्सन को हर्ट करा है? उसके बाद सुनने के बाद वो सर खुजाना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है मुझे नहीं पता, 50-50। यह सुनते से एल्डर चिल्लाते हुए कहता है आखिर इसका क्या मतलब 50-50? मुझे बताओ तुमने ये करा या नहीं? वो बोलता है मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, वो सडनली मेरी तरफ भागते हुए आ रहा था और मैंने तो बस आराम से हाथ बढ़ाया था ताकि मैं उसको अपने से दूर धकेल सकूं, लेकिन एंड में वो वहां पे घुस गया। मैंने ये जानबूझकर नहीं करा। तो अब ये सुनते ही एल्डर उन दोनों की तरफ देखता है और बोल रहा होता है ये जो लड़का कह रहा है क्या ये बस सच है? और वो उसके सामने फटाक से झुकता है और कह रहा होता है वो बकवास कर रहा है एल्डर। उसकी बात सुनने के बाद एल्डर सोच रहा होता है ये सारे जूनियर जो सिर्फ साइड पर घुसपैठ करने के लिए अंदर आए थे, ये सभी लोग पूरा दिन एक दूसरे को परेशान करने के अलावा और बेवकूफियां करने के अलावा कुछ भी नहीं करते। लेकिन स्पेशली ये बच्चा जो अपना सारा समय कमरे के अंदर बंद रहकर बिता रहा था, मैंने पहले जब उसकी कल्टीवेशन को देखने की कोशिश करी थी तो मैं उसके बेस को क्लियरली समझ नहीं पाया था। उसने अपनी ऑरा को छुपाने के लिए जरूर कोई टेक्निक का इस्तेमाल करा होगा। एल्डर कहता है मैंने सिचुएशन को अच्छे से समझ लिया है। वो पर्सन जिसने मेरे से कंप्लेंट करी थी वो यहाँ पर आए और अपनी पनिशमेंट को रिसीव करे। यह सुनते से वो कहने लगता है अरे एल्डर ये, तभी वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है साइलेंस। क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझते हो? इस सेक्टर के रूल्स के हिसाब से उसने बस सेल्फ डिफेंस में काम किया था, इसलिए उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। और वो उसको बातें सुना रहा होता है और पीछे से यही फुसफुसाते हुए उसके मजे लेना शुरू कर देता है। तभी एल्डर उसको भी आवाज़ देता है तुम न्यू बंदे हो ना तुम? वो बोलता है हाँ। एल्डर उससे कहता है मुझे अभी तक इस सेक्टर के रिसोर्सेज प्राप्त नहीं हुए हैं, लेकिन मुआवजे के तौर पर अब इन दोनों के रिसोर्सेज 3 महीने के वो तुमको मिलेंगे। ये सुनते ही वो हैरान हो जाता है और कह रहा होता है एल्डर प्लीज आप उन दोनों के ऊपर इतना ज्यादा हार्श मत होइए। और वो सोच रहा होता है मैं इस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसा करने से दूसरे डिसाइपल्स मेरे को अपने दुश्मन की तरह देखेंगे, हम लोगों के बीच में दुश्मनी हो सकती है। और यूआर ने तो ऑलरेडी मेरे को टन्स ऑफ बेनिफिट दिए हैं जो इतने बुरे भी नहीं है। वो उसे कह रहा होता है एल्डर प्लीज इतना ज्यादा सीरियस मत होइए। लेकिन तभी वो उसके कंधे पर हाथ रखता है और कह रहा होता है इट्स फाइन बॉय, तुम ये डिजर्व करते हो तो बस इसको एक्सेप्ट कर लो। और वो कुछ कर देता है जिससे कि वो थोड़ी देर के लिए चुप रह जाता है, उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती। वो सोच रहा होता है तो ये बूढ़ा आदमी मेरे को यहाँ पर जबरदस्ती कंपेशन एक्सेप्ट करने के लिए मजबूर कर रहा है, लेकिन ऐसा क्यों कर रहा है? इरादा क्या है इसका? कि तभी पीछे से वही बंदा आता है और कह रहा होता है एल्डर असल में, तभी वो चिल्लाते हुए कहता है तुम अभी भी आर्ग्यू करना चाहते हो? इसके बारे में क्या ख्याल है? तुमको 1 साल तक कोई भी रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे और वैसे भी तुम सही निकम्मे लोग हो, तुमसे तो एक छोटा सा स्नेक अटैक भी नहीं किया जा सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है? क्या मुझे और आगे बढ़ना चाहिए? वो रोना शुरू कर देता है और कह रहा होता है नहीं नहीं एल्डर रुक जाइए। और फिर एल्डर वहां से जाने लगता है। यही सोच रहा होता है चीजें तो और भी ज्यादा बदतर होती जा रही हैं, मेरे को इस झमेले में नहीं पड़ना, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं ए आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो? मैं तुमको एक डुएल के लिए चैलेंज करता हूँ, आओ और हमारे साथ फाइट करो। यही उसे कहता है मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है और मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास भी नहीं होगा। जल्दी से अपने भाई को लेकर हॉस्पिटल जाओ और कहीं और जाकर अपनी ये बेवकूफियां करो। तो ये सब सुनने के बाद वो काफी गुस्सा हो जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं ये यहाँ तुमको मार डालेंगे, अब ये बहुत ज्यादा हो चुका है। लेकिन ये उनके ऊपर ध्यान नहीं देता और कान खुजाते हुए वहां से जा रहा होता है और सोच रहा होता है सचमुच मेरे लिए यहाँ पर तो हर पल बदतर होता जा रहा है। फिलहाल मुझे इस नाटक से बचने के लिए कहीं और जाना होगा। और वो एल्डर पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा होता है और एक के ऊपर नजर रखा हुआ रहता है। सोच रहा होता है ये डिसाइपल, उसमें कोई एरोगेंस नहीं है और ना ही कोई उतावलापन। वो अच्छे से जानता है कि कब आगे बढ़ना है और कब रुक जाना है। और अगर वो वाकई में किंग फेंग सेक्टर का एक ईमानदार डिसाइपल है तो वो वाकई में एक एक्सेप्शनल लाजवाब पर्सन है। ये रूल्स दुनिया के खिलाफ खड़े होने में हमारी हेल्प कर रहे हैं, पर मैं नहीं जानता कि ये हमारे लिए एक ब्लेसिंग है या फिर एक कर्स। और फिर इसके बाद हमें शहर में किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जो कि होटल जैसी कोई जगह होती है और एक बंदा चलाते हुए कह रहा होता है तुम सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पेट्रोन में, तुमको यहाँ पर जगह मिल सकती है रुकने के लिए और रिफ्रेशमेंट के लिए। और यहाँ पर ना जो ये रहता है वो इस वक्त यहीं पर आया हुआ रहता है, इन्हीं की बिल्डिंग के किसी कमरे में बैठा हुआ रहता है। उसके हाथ में कुछ स्टोन होते हैं जो कि अचानक से टूट जाते हैं, उसकी आँख खुल जाती है और जब वो देखता है तो वो बिल्कुल धुएं हो चुके होते हैं, कड़कड़ बजता है सिर्फ। वो अपना सर पकड़ते हुए कहता है अब तो प्रैक्टिस करने से कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है, क्या हमें किसी बाधा से
से टकरा गया हूँ। और फिर साथ ही वो अंगड़ाई मारते हुए कह रहा होता है, मैं उन लोगों से बचते हुए घर के अंदर रहकर ही इतना समय बिता लिया है कि अब मुझे लगता है कि टाइम आ गया है कि मुझे वापस लौट जाना चाहिए। और फिर साथ ही वो उस बिल्डिंग से बाहर आता है, वो पूछ रहा होता है क्या तुम जा रहे हो, वो कहता है हाँ। और साथ ही वहां से जाने लगता है, कुछ लोग उसको जाते हुए देख रहे होते हैं। और वो बंदा ये से कह रहा होता है गुड बाय फिर दोबारा फिर कैसे आना, वो भी हाथ हिलाते हुए वहां से चला जाता है। उसके हाथ में कुछ पर्चा होता है जिसको देखते हुए वो चल रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है कि तभी एक बंदा उसे टकरा जाता है। जो यही है वो उस बंदे से सॉरी बोलता है, लेकिन वो बंदा उसको पकड़ लेता है और कह रहा होता है ही तेरे को क्या लगता है कि तुम मेरे को डिस्टर्ब करने के बाद ऐसे यहाँ से ऐसे ही चल के जा सकता है। यही उसकी तरफ मुड़ के देखता है और साथ ही यहाँ पर 2-3 लोग और आ जाते हैं और उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये सोच रहा होता है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ, इन लोगों ने तो मेरे को चारों तरफ से घेर लिया है और उनके कपड़ों के ऊपर ये पर्पल पैटर्न, ये लोग जरूर जिस सेक्टर से होंगे जिसके बारे में यूआर ने पहले मेंशन करा था। और वो उन लोगों से कहता है मैंने पहले ही माफी मांग चुकी है, तो तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो। और वो सोच रहा होता है विजिटी माउंटेन के आसपास का ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्टर है, मेरे को इन लोगों को प्रवोक नहीं करना चाहिए। वो लोग कहते हैं हम तो बस इतना चाहते हैं कि जब भी हम बुलाएं तुम्हें हमारे पास आ जाना है, या ये एक सिंपल सी रिक्वेस्ट नहीं है। यही उसका हाथ हटा देता है और कह रहा होता है तुम लोग तो बस बकवास कर रहे हो, तुमको क्या लगता है कि ये बात मेरे को गुस्सा दिलाने वाले थे। हाँ, तुम्हारा मेरे ऊपर कोई भी एहसान नहीं है और मैंने तुम लोगों से पहले ही माफ़ी मांग चुकी है और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं करने वाला, भले ही वो कितना भी सिंपल क्यों ना हो। मैं जा रहा हूँ कि तभी वो बंदा पीछे से यही के ऊपर अटैक कर देता है। यही टाइम रहते देख लेता है और उसका अटैक को ब्लॉक कर लेता है। ये देखने के बाद कि यही ने ब्लॉक कर लिया है, वो बंदे भी काफ़ी हैरान हो जाते हैं। यही सोच रहा होता है इतनी मजबूत टेक्निक, यही सोच रहा होता है इतने स्ट्रॉन्ग टेक्निक, वो भी बिना किसी रैंक है, यह मुसीबत तो जानबूझकर मेरे पास आई है। और वो बंदा भी कह रहा होता है ये लड़का जो अभी अभी गैसिंग स्प्रिंग के स्टेज पर बस आधे आगे बढ़ रहा है, उसने बस एक ही हाथ से उसने मेरे इतने पावरफुल अटैक को रोक लिया। आम लोग तो आम तौर पर मेरे एक ही झटके में मारे जाते हैं इस अटैक के। क्या इस बच्चे के पास किसी तरह का आर्मर है, ये सुनते से वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर तुम कमीने क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो लोग फटाक से उसको कॉलर से पकड़ लेते हैं और बोलते हैं बस बहुत हुआ और जल्दबाजी में कोई भी कदम मत उठाना, अपना सारा सामान मुझे सौंप दो, फिर शायद मैं तुम्हें छोड़ने पर विचार कर सकता हूँ। यही उन लोगों से कहते हैं मेरे पास कुछ भी कीमती नहीं है। वो लोग बोलते हैं तुम पक्का झूठ बोल रहे हो, हमें तुम्हारे कपड़े चेक करने दो और साथ ही तुम्हारे उस स्टोरेज रिंग को भी चेक करने दो। यही उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जानते भी हो कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम लोगों ने तो मेरे बैकग्राउंड के बारे में जरा सा कुछ सोचा भी नहीं। उसकी ये बात सुनते से वो लोग पहले थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं और फिर साथ ही जोर जोर से हंसना शुरू कर देते हैं। क्या तुम अचानक से कोई बड़े आदमी बन गए हो, तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, तुम्हें क्या लगता है ये सुनते से हम लोग रोते हुए अपने घर भाग जाएंगे। यही सोच रहा होता है इन लोगों को तो इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ही नहीं हो रही है कि उन लोगों ने मेरे पीठ पीछे मेरे बैकग्राउंड को इन्वेस्टिगेट करा है। लगता है कि मैं यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकता। और फिर तभी उसके दिमाग में एक ख्याल आता है, वो उन लोगों से बोलने लगता है असल में मैं डेस्टिनी डीमन सेक्टर से आया हूँ। अब ये सुनते से वो लोग घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं नो वे, वो डीमन सेक्टर, मुझे विश्वास नहीं होता, जरूर ये बंदा बल्फ कर रहा है। और वो लोग उससे पूछते हैं हमें प्रूफ दो, तो वो अपने पास से वही छोटे से डिब्बे निकालता है और कह रहा होता है तुम विश्वास करो या ना करो, ये वाली दवाई सिस्टर ने दी है मेरे को, और अगर मैं इसका यहाँ पर यूज़ करता हूँ तो मुझे हैरानी होगी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा। अब ये सुनते से वो लोग थोड़े घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं ठीक है आज के लिए तो हम तुम्हें छोड़ रहे हैं, और वहां से जाने लगते हैं। यही कहता है क्या तुम लोग मुझे छोड़ रहे हो, हम लोग तो बराबर ही नहीं है, क्योंकि मैंने तुम्हारे इस सेक्टर में से किसी को भी निशाना नहीं बनाया है, तो आखिर तुम लोग इस मामले को इस तरह से कैसे जाने दे सकते हो। चलो हिसाब बराबर करने के लिए तुम अपने सेक्टर से मिले कुछ सुंदर लड़कियों को लेकर आना, और फिर अब लोग साथ में खुलकर हंस सकते हैं। और वो लोग नाराज होते हुए वहां से चले जाते हैं और बोल रहे होते हैं बस उम्मीद करो कि अब लोग एक दूसरे से फिर कभी दोबारा ना मिले, और वहां से चले जाते हैं। और उनके जाने के बाद जो ये उसको एक जबरदस्त झटका लगता है, उसके मुंह से खून निकलना शुरू हो जाता है, वो कहता है शिट, और फिर साथ ही वो वहां से जाने लगता है। उनके अटैक को रोकने की वजह से यही की बॉडी पे डैमेज लगा होता है असल में। वो सोच रहा होता है अब मैं यहाँ पर एक सेकंड भी नहीं रुक सकता, मेरे को जल्दी से किंग फैंग सेक्टर में इमिडिएटली वापस लौट जाना चाहिए। और फिर इसके बाद हमें किंग फैंग सेक्टर के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जो अपना यही है वो सीढ़ियों पे चढ़ते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है उन लोगों ने एक्चुअली मेरे ऊपर एक सीधा हमला कर दिया था, अगर मैंने वहां पर डिमन सेक्टर को मेंशन नहीं किया होता तो मैं तो ऑन द स्पॉट मारा जाता। कि तभी यहाँ पर एक पंखे वाला मास्टर उसको आवाज देकर रोकता है और वो मुड़ते हुए कहता है तुमको क्या चाहिए जिगजियान सेक्टर। वो कहता है कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुमको एक वार्निंग देना चाहता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे तुम किसी भी सेक्टर से क्यों ना हो, तुम्हारे लिए बेटर होगा कि तुम जूनियर सिस्टर यूआर से दूर रहो। यही कहता है अच्छा तो अभी उन बदमाशों को तुम मैंने भेजा था। वो हंसना शुरू कर देता है और कह रहा होता है कि तुम इसको प्रूव कर सकते हो, और इसके अलावा अगर मैं वही पर्सन हूँ भी तो भी तुम जैसा कचरा इसके बारे में क्या ही कर सकता है। यही बोलता है आखिर सब क्या है, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, तो फिर तुम मुझे मारने की कोशिश क्यों कर रहे हो, क्या
ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा? और वो बोलता है क्या क्या तुम्हें ये कुछ ज़्यादा लग रहा है? मेरी तो बस इतनी सी डिमांड है कि तुम मेरे सामने घुटने टेको और कुत्ते की तरह मुझसे भीख मांगो और फिर जूनियर सिस्टर की ज़िंदगी से गायब हो जाओ, फिर शायद मैं तुम्हें जाने दूंगा। पर यही उसको इग्नोर करते हुए जाने लगता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है, बेवकूफ़ टोट, क्या तू ये सोचता है कि तू एक हंस को हरा सकता है? तू उस सिचुएशन को समझ नहीं रहा है। यही कहता है, नहीं नहीं मैं सिचुएशन को अच्छी तरह से समझ रहा हूँ, तुम बस एक बेवकूफ़ बुड्ढे हो जो कुछ भी करता रहता है। तो ये सुनते से अब उसे गुस्सा हो जाता है और वो यही के ऊपर अटैक कर देता है जो कि उसके गाल के बगल से निकल जाता है और एक पूरा पेड़ टूट कर गिर जाता है। और फिर साथी जो यही रहते हैं उसके गाल के ऊपर हल्का सा कट लग जाता है तो वो गुस्से के साथ पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है और कह रहा होता है, लगता है कि तुम्हारे सेक्टर वालों को स्नेक अटैक करना कुछ ज्यादा ही पसंद है। और इससे पहले कि उन दोनों के बीच में कुछ हो पाता है, एल्डर आ जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेक्टर के डिसाइपल्स के लिए इस तरह प्राइवेट में लड़ना फॉरबिडेन है, मुझे अपनी बात दोहराने पर मजबूर मत करो। और वो झुकते हुए कहता है, एल्डर पेन आप गलत समझ रहे हो, ये फेलो डिसाइपल तो कल्टीवेशन पेस के बारे में कुछ जानकारी और कुछ एडवाइस लेने के लिए मेरे पास आया था। हम लोग यहाँ पर कोई प्राइवेट फाइट नहीं कर रहे थे और मैं तो बस यहाँ पर अपने पावर का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा था। क्यों, मैं एकदम सही कह रहा हूँ ना ब्रदर? अब ये सुनते से जो एल्डर है उसकी नज़र भी यही के ऊपर पड़ती है, वो उसको देख लेता है और पहचान लेता है, अरे तो वही बंदा है जो कि लास्ट टाइम फिर कैसे कैसे मैटर में इन्वॉल्व हुआ था। और फिर साथ ही वो चिल्लाते हुए कहते हैं, अगर ऐसा था तो फिर तुम लोग सेक्टर के गेट पर भी तो ऐसा कर सकते थे, वहां पर क्यों नहीं करा? चलो मैं अभी के लिए तुमको छोड़ देता हूँ, लेकिन इसे मिसाल मत समझना। वो कहते हैं, ऑफ कोर्स आपका शुक्रिया एल्डर, आप तो बहुत ज़्यादा जेनरस हैं। एल्डर बोलता है, तो अगर इतना ही है तो फिर तभी यहाँ पर रहिए, उसको आवाज़ देता है, जरा एक मिनट रुके। और उसके पास आते हुए कहता है, मैं वाकई में उससे गाइडेंस मांग रहा था, हालांकि क्या तुमको ऐसा नहीं लगता कि तुम कमजोर लोगों को परेशान कर रहे थे? इसलिए मैं चाहता हूँ कि एल्डर इस बात के गवाह बने और मैं अपने ब्रदर के साथ एक्सचेंज कर कर सब कुछ अच्छे से सीख सकूं। और वो उसके तरफ हाथ बढ़ाता है और बोलता है, सेक्टर का डेमोन्स्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है जिसके लिए सही होगा, क्यों हम वहां पर भिड़ेंगे। उम्मीद है वहां पर तुम सलाह देने में कोई कंजूसी नहीं करोगे। एल्डर सोच रहा होता है, ये जिक्सियन सेक्टर का बंदा, ये तो क्लियर ही किंग फेंग में इसलिए आया ही ताकि उसे वो रूम्स मिल सके, रूम्स के पीछे यहाँ पर घुसा है ये। हालांकि मुझे नहीं पता कि ये के खिलाफ उसका क्या मैटर है, उसको इसकी वजह से डेफिनेटली काफी बड़ा लॉस सफर करना पड़ेगा ऑनेस्टली। आखिर वो बच्चा सोच क्या रहा है? वो हंसना शुरू कर देता है और बोल रहा होता है, मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि तुमको सीखने की ज्यादा खुजली होगी। एल्डर पेन, जैसा कि सभी लोग जानते हैं, एक असली लड़ाई के अलावा इम्प्रूवमेंट करने का और कोई बेहतर तरीका नहीं होता है। और हमें इसके इस बात से साफ साफ पता चल जाता है कि इसको खुद के ऊपर कितना प्राउड है और साथ में इसमें कितनी ज़्यादा डेयरिंग भी है। लेकिन देखते हैं कि मैदान में ये सब उसके कितने काम आता है। और फिर नेक्स्ट दिन अपन को डुएल स्टेज का दिखाया जाता है, वो दोनों रिंग में खड़े होते हैं और आसपास सारे साइड कैटर जमा हो चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं, अरे क्या तुमने सुना? जो जी टियानमिन है वो एक डिसाइपल के साथ कम्पीट कर रहा है जो कि बस अभी अभी सेक्टर में आया है। दूसरे लोग कहते हैं, वो क्या वाकई में? और कोई कह रहा होता है, जी टियानमिन तो बहुत ज्यादा हो पा रहे और ये गाय तो बस अभी एक बिगिनर है। आखिर ये सब क्या है? वो तो बस एक छोटा सा लड़का है जो कि गुस्से के स्प्रिंग स्टेज से अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। जी टियानमिन कहता है, तुम यहाँ तक आ तो गए हो लेकिन मैच शुरू होते से प्लीज रोना शुरू मत कर देना। यही कहता है, हाँ हाँ, और तुमको भी और भी आधा साहसी बनने की जरूरत है ब्रदर, तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम शुरुआत में सुसु ना कर दो। और फिर तभी भीड़ में जो युवा रहते हैं वो भी चलते हुए रिंग की तरफ आ रही होते हैं और कुछ लोग कह रहे होते हैं, इस बंदे ने तो पहले ही दिन पर जो सिस्टर युवा है उसको जीत लिया था। तभी वो सॉरी सॉरी एक्सक्यूज मी कहते हुए भीड़ में चलते हुए आ रही होती है। लोगों की नजर पड़ जाती है उसके ऊपर, वो कह रहे होते हैं, अरे क्या ये वही ब्यूटीफुल सिस्टर नहीं है? मैंने तो सुना है कि जो अपने सीनियर्स हैं ना उन लोगों ने तो इसके लिए एक फैन क्लब भी बना कर रखा हुआ है। वो कहते हैं, ब्रदर्स प्लीज मेरे को जाने का रास्ता दो। और वो भीड़ से पार होते हुए जो अपना यही है उसके पास पहुंच जाती है और कह रही होती है, ब्रदर जी यार यही आगे तुम यहाँ पर ये क्या कर रहे हो? यही कहते हैं, इन सबका तुम्हारे साथ कुछ भी लेना देना नहीं है तो दूर रहो। ये सुनते हुए वो उसको बचलाते हुए कहते हैं यू, और वे साथ ही रुक जाती है और थोड़ा रोना सा मुंह बना लेती है। लोग कह रहे होते हैं, यार ये तो युवा है और क्या उन लोगों का रिलेशनशिप थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सा नहीं लग रहा? ये तभी यहाँ पर जे टियानमिन आते हैं उसके पास और कह रहा होता है, जूनियर सिस्टर क्या तुम इसको जानती हो? चिंता मत करो, ये तो बस एक फ्रेंडली एक्सचेंज है, मैं उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और वो हंसते हुए कहती है, आखिर कैसा कनेक्शन ब्रदर टियानमिन, तुम मेरे को गलत समझ रहे हो, मैं तो उस पर्सन को अच्छे से जानती तक नहीं हूँ। और फिर साथ ही वो इशारा करते हुए उसे अपने पास बुलाती है और उसके कान में बोलते हैं, जनरली और लोग उस बंदे से बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं, इसलिए तुम आराम से उसको एक अच्छा सबक सिखा सकते हो। उसके बाद सुनते ही वो थोड़ा हैरान हो जाता है और फिर साथ ही पीछे हटते हुए
यही की तरफ देखता है और कह रहा होता है जो कि तुमने ये बात बोली है तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। यूबर बोलती है एक्चुअली ब्रदर मुझे लगता है कि तुम्हारी स्किल कुछ ज़्यादा ही एडवांस है। अगर तुम कुछ टाइम के लिए अपने आप को सप्रेस नहीं करोगे तो तुम उसे अपनी ज़बरदस्त पावर के साथ बुरी तरह से कुचल डालोगे और मुझे लगता है कि ऐसा करने से तुम सिर्फ तनाव भी पैदा करोगे। उसके बाद सुन के वो कह रहा होता है जूनियर सिस्टर तुम्हारी बात सेंस तो बना रही है। वो अपने पास से एक दवाई निकालती है और बोलती है मेरे पास एक दवाई है जो कि तुम्हारी पावर को सप्रेस कर देगा। लड़ाई से पहले इसको तुम्हें बस कंज्यूम कर लेना है ब्रदर और इस तरह से तुम उसे किताबी इंस्ट्रक्शन दे दो, तुम एक बुली की तरह नजर नहीं आओगे। और वो कहने लगता है वो असल में कि तभी यूर कहती है मैं अपने ब्रदर को हीरो और बहादुर बनते हुए देखना चाहती हूँ। मैं एक टाइम पर तुमको हैंडसम और कूल देखना चाहती हूँ। और वो एल्डर कह रहा होता है फेयर प्रैक्टिस के लिए दोनों को अपने क्यूआई रिमेल को कंट्रोल करना होगा और याद रखना एक दूसरे को जान से मत मार देना। तो अब चलो शुरू करो 1-on-1 अपना। और मैच के स्टार्ट होते से जी टैनमैन कहता है यार यही क्या तुमने अपना पूरा सेंस खो दिया है या फिर तुम सिर्फ बस अंधे हो। मेरी कल्टीवेशन करोड़ों हेवन स्टेज के आधे रास्ते तक पहुंच चुकी है। यहाँ तक कि अगर मैं अपने क्यूआई को सप्रेस भी करूँ तब भी मेरी 14th लेयर तक होगी। यहाँ तक कि अगर मैं अपने क्यूआई को सप्रेस भी करूँ तब भी मैं 40 लेयर पर हूँगा। और तुम तो सिर्फ एक बेकार से डिसाइपल हो जो कि पता नहीं कहाँ से आ गया है और तुम खुद की तुलना मेरे से कैसे कर सकते हो। और वो कहता है क्या 40 लेयर क्यूआई, क्या ये कुछ इम्प्रेसिव है। वो आगे से हंसना शुरू कर देता है और बोलता है तुम बस कुएं के मेढक हो ब्रदर, तुम्हें पहला कदम क्यों नहीं उठाते। इस तरह से सभी लोगों को यहाँ पर पता लग जाएगा कि रिजल्ट बिल्कुल क्लियर ही है। यही कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और वो पंच मारने के लिए रेडी हो जाता है और बोल रहा होता है ब्रदर अभी से झेलने के लिए तैयार हो जाओ। वो सोच रहा होता है इस बंदे के अंदर कितना ज्यादा प्राइड है यार। सिस्टर यो तुम बस मुझे देखना कि मैं कैसे मक्खन इसको पेल देता हूँ कि तभी वो अपने बड़े से फन से उसके ऊपर अटैक कर देता है। उसके चेहरे पे वो मारता है पंच जो देखकर वो काफी हैरान रह जाता है और कह रहा होता है आखिर ऐसा कैसे। और थोड़ा पीछे की तरफ भी धकेला जाता है और पीछे जाते जाते सीधा वो ठुकी जाता है। उसको इस तरह से देखकर एल्डर और ऑडियंस दोनों ही बहुत ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। एल्डर कहता है दोनों को देखते हुए यही मैच का अंत है, विनर इज जियाओ यही। कि तभी वो कहने लगता है रुको कॉम्बैट के एथिक्स के हिसाब से इसने यहाँ पर एक स्नेक अटैक लॉन्च करा है और मेरे पास इनफ टाइम नहीं था उसे डॉज करने के लिए। यही कहता है ब्रदर पाखंडी मत बनो, हम बस एक दूसरे को सिखा रहे हैं ना। वेरी वेल। मैच खत्म होने के बाद भी अगर तुम चाहते हो कि लड़ाई और लंबा खींच सके तो ऐसे में एक कहावत है जो कि स्पेशली तुम्हारे ऊपर लागू होते हैं यहाँ पर, क्या तुम जानते हो। और वो कहते हैं ना घमंडी व्यक्ति के पतन का कारण बनता है, हार मान लो तुम कचड़े हो। ये सुनते ही से वो नाराज हो जाता है और ये कहते हुए आगे बढ़ता है कि अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, लेकिन यही साइड में होते हुए बच जाता है। वो चिढ़ते हुए कह रहा होता है अगर तेरा वो डम स्नेक अटैक नहीं होता तो आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है कि तेरा जैसा कचड़ा मेरे सामने कुछ कर भी पाता। और वो मन ही मन सोच रहा होता है आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है, इसकी स्पीड मेरे से ग्रेटर कैसे हो सकती है। और फिर यहाँ पर यही उसको लात मारने लगता है क्योंकि जब उसने उसको पकड़ने की कोशिश की थी तभी वो नीचे गिर चुका था। तो अब यहाँ पर यही उसमें लाते मार रहा होता है और लोग बाग बोल रहे होते हैं आखिर उसने जी टियानमिन को अपने पैरों पर कैसे झुका दिया यार। क्या जिया वाकई में इतना अच्छा है। नहीं रुको, ये ऑब्वियस है जी टियानमिन अपने करंट लेवल के हिसाब से उसका वर्दी अपोनेंट नहीं है। यही उसके पास आते हुए कहता है ब्रदर क्या मैंने तुमको ये सलाह नहीं दी थी कि तुम बेबंदब की लड़ाई करना बंद कर दो। और वो उसके कान के पास आकर फुसफुसाते हुए कहता है तूने क्या कहा था 40 लेयर कुत्ते, असल में मैं गैदरिंग क्यूआई के 72वे लेयर पर हूँ। यह सुनते से वो थोड़ा परेशान होने लगता है कि तभी उसकी नज़र भीड़ में खड़ी हुई अपनी यूआर के ऊपर पड़ती है। उसको देखकर अब वो और भी ज़्यादा नर्वस होना शुरू हो जाता है। वो देखता है कि किस तरह से वो उसी की तरफ ही देख रही है और फिर साथ ही वो खुद से चिढ़ते हुए कहता है शिट, अगर मैं यहाँ पर अपने थोड़ी सी पावर बढ़ा लेता हूँ भले ही ये इस लेवल पर है तब भी ये मेरे सामने ट्रेस डिसाइपल ही है, ये मेरा ओपोनेंट नहीं होगा। और साथ ही वो खड़े होते हुए उसके ऊपर अटैक करने लगता है। वो उसके अटैक से बच रहा होता है और ब्लॉक कर रहा होता है और सोच रहा होता है ये क्या, ऐसा लग रहा है कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है। नहीं, इसने अपनी पावर को बढ़ाना शुरू कर दिया है, ये क्यूआई गैदरिंग स्टेज से ज़्यादा अब जा रहा है। और वो आगे से कह रहा होता है क्या हुआ कि अब तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही है बास्टर्ड। और ये सोच रहा होता है अभी आखिर अभी तक इस बात को किसी ने नोटिस क्यों नहीं करा कि तभी यहाँ पर जो टिन में रहता है उस अचानक से कुछ हो जाता है और यही उसको पीछे धकेलते हुए कहता है तो मेरे मोमेंटम्स में अभी भी बहुत सारी कमियां हैं। वो एकदम से पीछे हो जाता है और फिर तभी यहाँ पर जो यूआर है वो भी नोटिस कर लेते हैं कि उसको कुछ हो गया है और फिर साथ ही वो खुश होने लगती है और सोच रही होती है लगता है कि उसका इफेक्ट शुरू हो चुका है। वो दवाई जो कि मैंने पहले उसको दी थी अगर वो अपनी पावर को सप्रेस कर ही रखता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती उस दवा से, लेकिन अब उसने यहाँ पर बढ़ा ली है थोड़ी। तो और फिर यहाँ पर दिखाया जाता है उसके पर्सपेक्टिव से अब जो जिया ये वो कुछ उसको इस तरह का दिखने लगा होता है, थोड़ा लड़कियों लड़कियों टाइप का। उसका चेहरा उसका फिगर उसके सामने बदल ही गया होता है और उसके दिल की धड़कनें भी तेज होने लगती हैं। वो कहता है जूनियर ब्रदर आखिर मेरे को इस चीज को नोटिस करने
करने में इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया, तुम तो बहुत ही ज़्यादा सेक्सी लगते हो। और फिर साथ ही वो तो उसके पीछे पड़ जाता है, कह रहा होता है मैंने यहाँ पर काफ़ी अच्छे से फाइट करी है, तो अब मेरे को मेरा रिवॉर्ड दो और मेरे को अच्छा महसूस कराओ। जबकि वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगता है और कह रहा होता है डैम इट, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है। वो लाइट टपकाते हुए यही की तरफ देख रहा होता है और उसके पर्सपेक्टिव से यही उसे कुछ ऐसा नजर आ रहा होता है और वो उसे कह रहा होता है तुम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग हो ब्रदर। वो आगे बढ़ के उसको पकड़ने की कोशिश करता है और कह रहा होता है हम लोग साथ में बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे ब्रदर। पर जो यही रहता है वो उससे बच जाता है और कह रहा होता है चिल्लाते हुए मेरे को टच मत करना। और उसके पर्सपेक्टिव से फिर कैसे हमें दिखाया जाता है बिल्कुल ऐसा कि जैसे वो बीच पे भागे जा रहे हैं और यही उसे हंसते हुए कह रहा होता है ब्रदर तुम तो बहुत ज़्यादा नोटी हो रहे हो। वो सोच रहा होता है अब मैंने यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा पावर का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तब भी वो मेरे हाथ में क्यों नहीं आ रहा और मेरे दिल में बहुत ज़ोरों से कुछ कुछ हो रहा है। आखिर ये किस तरह की फीलिंग है। ये उससे कहता है चूंकि तुम मेरे साथ इस तरह से बेकार बिहेव कर रहे हो तो अब मेरे को ब्लेम मत करना तुमको एक अच्छा सबक सिखाने के लिए। और वो अपने पास से वही पिंक डंडा निकाल लेता है जो देखकर सभी लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वाह वाह कहना शुरू कर देते हैं। और रेडर अपना सर पटकते हुए कहता है आखिर ये किस तरह का वेपन है, क्या ये से कुछ ज़्यादा ही ध्यान खींचने वाली चीज़ नहीं लगती। और युवा सोच रही होती है इस तरह का वेपन उसने अपने कपड़ों में छुपा कर रखा था। ब्रदर तो वाकई में काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सन निकला। तो अब यहाँ पर यही उसे डंडे से उसको जोरों से मारना शुरू कर देता है, लेकिन उसको तो पिटाई में भी मजा आ रहा होता है। उसके पर्सपेक्टिव से चीजें कुछ इस तरह से चल रही होती हैं और वो उसे कहता है ब्रदर तुम ही मेरे को यहाँ से सिर्फ उठा के ले जाना। और साथ ही वो वहीं गिर के बेहोश हो जाता है। सभी लोग बहुत हैरानी में उसको देख रहे होते हैं और फिर साथ ही बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहते हैं तो ये सब कुछ यहाँ पर खत्म होता है और जो जीत है वो जिया की होती है। ये सुनते से सभी लोग खुश होने लगते हैं और यूर भी कह रही होती है हो रे ब्रदर जिया तुम वाकई में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। पर तभी वो उसके पास आ जाता है, वो उसको एकदम से अपने पास देखकर चौंक जाती है। वो उसको घूरना शुरू कर देता है। वो बोलते हैं ब्रदर तुम बहुत ज़्यादा क्लोज हो, इस तरह से तुम मेरे को एम्बेरस कर रहे हो। यहाँ पर सब लोग अबन की तरफ ही देख रहे हैं, वो क्या सोचेंगे। पर वो उसको खींचते हुए अपने साथ ले जाने लगता है और फिर साथ ही वो दोनों अपने रूम में होते हैं और यही उसे कह रहा होता है जिन टाइमिंग के साथ अभी जो गे वाली हरकतें हुई उन सब के पीछे तुम्हारे ही हाथ है ना, तुम्हारी क्या धरा है ना ये सब कुछ। और वो आंख मारते हुए कहती है हाँ ब्रदर अब तुम्हारे ऊपर मेरा एक एहसान रहा। और वो गुस्से के साथ कहता है क्या मैं और तुम्हारे कर्जे में, क्या तुमको कोई आइडिया भी है कि तुम्हारी वजह से मेरे लिए कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। और वो आगे से मुस्कुराना शुरू कर देती है और मासूम बनते हुए कहती है ब्रदर क्या तुम अपनी जूनियर सिस्टर के साथ हमेशा के लिए नहीं रहना चाहते। यही कहता है नहीं भाड़ में जाओ। ये सुनते से वो कहते हैं ब्रदर तुम्हारा रिजेक्शन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड था। और वो सोच रही होती है वाकई में मैं तो ब्रदर के मूड को समझ नहीं पाती। और वो उसे बोलते हैं भूलना मत ब्रदर अगर तुम किंग फैंग के रूम्स को चेक करने का प्लान बना रहे हो तो तुमको सावधान रहना चाहिए। और वो पूछता है क्यों, क्या तुम्हें लगता है कि जी टियानमिन मेरे पीछे पड़ जाएगा। यूआर कहती है सिर्फ वो ही नहीं बल्कि शायद जिक्सन सेंटर के दूसरे और लोग भी। आखिरकार हमारे रिश्ते की वजह से ब्रदर को चोट पहुंची है, मैं तो तबाह हो जाऊंगी। ये सुनते से वो कहता है व्हाट तुमने लास्ट लाइन क्या बोली। वो बोलती है अरे कुछ भी तो नहीं। और साथ ही धक्का देते हुए कहती है चलो बहुत की बात है साथ में ट्रेन करते हैं, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे प्रेजेंट लाई हूँ ब्रदर। और वो मना कर देता है और उसको रोकते हुए कहता है मैंने अभी इन्हें कमाने के लिए कुछ भी नहीं करा है, इसलिए तुम इनके साथ अपने इच्छा अनुसार खेलो। पर वो उसे जिद करते हुए कहती है इसे एक्सेप्ट करो, मैंने स्पेशली इसे तुम्हारे लिए ही तैयार किया है। और वो बोलता है बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारा ओरिजिन मेरे लिए बिल्कुल मिस्टीरियस है और तुम हर दिन मेरे लिए दुख लाने के अलावा कुछ भी नहीं करती हो। यह सुनते से वो मुंह फुला लेती है और कह रही होती है तुम तो एकदम बेकार हो बिग ब्रदर और दुर्भाग्य से इस मामले में मैं तुमसे नहीं जीत सकती। और यही कह रहा होता है अगर मैं इसके बारे में फिर कैसे सोचूं तो तुमने पहले मेंशन करा था रूल्स के बारे में, मुझे हैरानी है इसके बारे में कि तभी वो यहाँ पर पीछे से रस्सी डालकर उसको पकड़ लेती है और साथ ही उसको गिराकर उसके ऊपर पाँव रख के खड़ी हो जाती है, उसको अच्छे से बांध देती है। वो चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर आखिर तुम्हें क्या कर रही हो, आखिर ये सब इसलिए है। वो बोलते हैं मैंने पहले कभी नोटिस नहीं करा था पर तुम्हारी एस तो बहुत ज्यादा झकास है। ये सुनते से वो चिल्लाते हुए कहता है सिस्टर क्या तुम्हारे अंदर जरा से भी सेल्फ रिस्पेक्ट है, जरा तुम अपने आप को तो देखो, मेरी पावर की वजह से तुम मेरे प्यार में कितनी ज्यादा पागल हो चुकी हो और तुम्हें ये सब इस तरह से नहीं करना चाहिए। पहले अपन दोनों को एक दूसरे के लिए फीलिंग्स डेवलप करनी होगी। ये सुनते से वो गुस्सा होते हुए कहती है अगर तुम्हें किस तरह की बातें कर रहे हो, अगर यहाँ पर कोई किसी के प्यार में पड़ा है तो वो तुम हो जो कि मेरे प्यार में पड़ चुका है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी अगर आज मेरी चतुराई ना होती तो तुम जीत नहीं पाते। वो चिल्लाते हुए कहता है सीरियसली तुमको क्या लगता है कि तुम ये यहाँ पर क्या कर रही हो, मेरे इस तरह की एक भी हॉबी नहीं है। और वो उसे बोलते हैं वेल अगर तुम्हें याद होगा तो लास्ट टाइम मैं प्रैक्टिस के बीच में से उठ के चले गई थी क्योंकि मेरी बॉडी में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था मुझे और मुझे ऐसा लग रहा था कि आप लोग वहाँ पर कंटिन्यू करते तो अपन दोनों के बीच में कुछ बुरी चीजें हो सकती थी, इसलिए मैंने इस वक्त तुमको यहाँ पर अच्छे से पैड बांध कर रख दिया है ताकि सब एकदम ठीक रहे। और ये कहने के बाद वो हंसना शुरू कर देती है। ये देखते से ही वो गुस्सा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है यू डाउनफॉल पर
तुम हो जिसको बांध कर रखने की जरूरत है। और फिर एक्शन में दिखाया जाता है जो युवा रहती है वो उसे बिल्कुल छिपा कर बैठी हुई रहती है और बोल रही होती है, फाइनली तुमने मेरे को 2 लेयर को और तोड़ने में, ब्रेक थ्रू करने में मेरी हेल्प कर दी। और रोते हुए कह रहा होता है, आखिर मैं सिचुएशन में और कर ही क्या सकता हूँ, क्या करूँ यार। और वो सोच रही होती है, आखिर ये बंदा मेरे को एक अजीब सी सेंसेशन क्यों देता है। इससे मुझे बिल्कुल ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं ब्रदर के साथ और ज्यादा बार और ज्यादा समय तक रहना चाहती हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं जेटियान को मैंने जो दवाई दी थी उसको थोड़ा सा असर मेरे ऊपर तो नहीं होगा यार। और वो वहां से जाने लगती है और सोच रही होती है, नहीं मेरे को अपने आप पर काबू पाना होगा और तुरंत यहाँ से निकलना होगा। और वो उसको वैसे ही बंदा छोड़कर वहां से चली जाती है। वो रोते हुए सोच रहा होता है, अगर ये सब और भी ज्यादा भारी पेड़ होता है तो डेफिनेटली ये मेले काफी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स बन जाएंगे यार। कि तभी वो नोटिस करता है और कह रहा होता है, अरे ये रोप तो थोड़ी स्लिपरी हो गई हैं। और फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, उसने खुद को रोप से आज़ाद करा लिया होता है। और वो कह रहा होता है, मेरी बैक तो बहुत ज़्यादा गीली हो रही है। क्या प्रैक्टिस के दौरान उसको इतना ज़्यादा पसीना आता है। चलो कम से कम इसी की वजह से मेन रस्सियों से तो खुल पाया। और फिर वो सोचना शुरू करता है, जे टैंक पर जो मेरी जीत है वो बस लक की वजह से हुई। और सिर्फ वो ही नहीं, यहाँ तक कि युवर भी मेरे को इस तरह से बांध कर चली गई। और मैं दुश्मन की ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में कुछ नहीं जानता और मुझे नहीं पता अगर मेरा सामना फिर किसी उसके साथ हो जाता है तो फिर मैं क्या करूंगा। आफ्टर ऑल अभी मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ। और फिर साथ ही वो एक गहरा सांस लेता है और एकदम रिलैक्स होकर बैठ जाता है और बोल रहा होता है, बकवास बातें सोचकर और चिंता करने से कुछ भी नहीं होगा। मेरे को बस कल्टीवेट कर कर अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है जितना जल्दी पॉसिबल हो सके। मैंने पहले ही कैन फैंग की ज़्यादातर बेसिक प्रैक्टिस इसको सीख लिया है। मैं शायद लगा सकता हूँ कि रिक्सन जैसे बड़े सेक्टर में हाई लेवल के लोग भी होंगे काफ़ी सारे। और डार्क स्किल को तो उनके साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। और इस केस में मेरे को इस लो ग्रेड अर्थ रैंक स्किल को ट्राई करना चाहिए, लुमिनियस थंडर बॉडी रिफाइनिंग। अब भले ही ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो, जैसा कि यूर ने कहा था ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन फिर भी मुझे इसे ट्राई तो करना ही होगा। और फिर साथ ही हमें बाहर के गेट का सीन दिखाया जाता है। सिपाही ऊपर से मार रहा होता है खड़े खड़े की, तभी आसमान से एक जबरदस्त बिजली यही के घर पर गिर पड़ती है और वो सिपाही भी एकदम चौंक जाता है। और फिर यूआर भी भागे भागे घर में आती है। ब्रदर जी ऐसा लगता है कि कितने गलती से हमने ठंडे रिफाइनिंग से इस एरिया को इफेक्ट कर दिया है। क्या तुम बिल्कुल ठीक हो ब्रदर। और फिर जैसे वो उसकी तरफ देखती है और उसकी हंसी छूटना शुरू हो जाती है। वो बोलता है, मैं एकदम ठीक हूँ, लेकिन आखिर इसमें इतने हंसने की क्या बात है। वो जोर जोर से हंस रही होती है और कह रही होती है, हो ब्रदर तुम यहाँ पर डाउट करने की प्रैक्टिस कर रहे थे या फिर बुद्धानिज्म की। और जोर जोर से हंसना शुरू कर देती है। वो हिराने के साथ कहता है, क्या बुद्धानिज्म। वो बोलती है, तुमको पहले जाकर आईना देखना चाहिए और उसमें खुद की शक्ल देखो पहले। हाँ, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है तो फिर वही उसको आईना देती है। और वो काफी देखकर चौंक जाते हैं और कह रहा होता है, ये क्या मेरे बाल कहाँ चले गए। मैं तो ऐसा कभी भी नहीं चाहता था, मैं तो सिर्फ स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था यार। और पीछे वो पेट पकड़ पकड़ कर जोर से हंस रही होती है। और फिर साथ ही कहती है, चिंता मत करो ब्रदर, मेरे पास बाल बढ़ाने की दवा है जो मैं तुमको अभी दे सकती हूँ। मैं वादा करती हूँ कि यह है कि रात में तुम्हारे बालों को बहुत ज्यादा सुंदर बना देगा। ये सचमुच बहुत ज्यादा अमेजिंग तरीके से काम करता है। वो दवाई पाकर वो खुश हो जाता है और कह रहा होता है, वाह तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, मैं जानता था कि एंड में तुम मेरी हेल्प जरूर करोगी। और वो उससे बोलती है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं यहाँ से निकलती हूँ और मुझे कई दिनों के लिए बाहर जाना है। और वो उससे कहता है, जाओ रुको सिस्टर, क्या तुम जानते हो कि मैं खुद को खतरनाक सिचुएशन में डाले बिना रियल कॉम्बैट में कैसे शामिल हो सकता हूँ। और वो बोलती है, अच्छा तो तुम अपनी कॉम्बैट पावर को बढ़ाना चाहते हो तो तुम सेक्टर्स के मिशन कंप्लीट करने से शुरुआत क्यों नहीं करते। डिफिकल्टी का लेवल तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा, इसलिए अगर तुम कोई से लो लेवल के और सिंपल से टास्क को चुनते हो कंप्लीट करने के लिए तो ये तुम्हारे लिए सेफ ही रहेगा। वो बोलता है, क्या सेक्टर मिशन। वो बोलती है, ज्यादातर मिशन आसपास के ही होते हैं, लेकिन तुमको ऐसा मिशन नहीं चुनना चाहिए जो कि तुमको दूर भटकने पर मजबूर कर दे। आखिरकार मैं वापस आने के बाद तुम्हारे साथ ही प्रैक्टिस करना चाहूंगी। और जो ये उसने उस दवाई का इस्तेमाल कर लिया होता है तो उसके काफी लंबे और बड़े घने बाल हो गए होते हैं और वो चलते हुए जा रहा होता है और कह रहा होता है, उसने कहा था कि वो यहीं आस पास है। हालांकि मुझे नहीं पता कि वो लोकेशन कहाँ पर है जहाँ पर मिशन चिपकाए जाते हैं। तो फिर वो एक बंदे के कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कह रहा होता है ही। और ये देखते से वो चिढ़ना शुरू कर देता है कि अब कौन आ गया मेरा दिन खराब करने के लिए। और तुझे क्या लगता है कि तू ऐसे मेरे को टच कर सकता है। पर जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है तो उसकी खूबसूरती के आगे वो पिघल जाता है और वो उसे बोल रहा होता है, मेरे को किसी चीज़ में तुम्हारी हेल्प चाहिए ज़रा। तो अब ये सुनने के बाद वो कहता है, हाँ बोलो ना, तैयार हो जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। तो बिना किसी संकोच के मेरे से जो चाहे वो पूछ सकती हो। और फिर साथ ही वो उसे थोड़ा चिपकना शुरू कर देता है और यही कहता है, वैसे क्या तुम्हें
तभी वो कहता है, हे चिंता मत करो, हमारे पास अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है जूनियर सिस्टर। अब उनको कहीं पर चलकर लंच करना चाहिए और एक दूसरे से अच्छे से परिचित हो जाना चाहिए, और फिर इसके बाद तुम आराम से बता सकते हो कि तुम मेरे को लेकर क्या महसूस करती हो। ठीक है। वो हैरानी से कहता है, क्या जूनियर सिस्टर, आखिर ये क्या बक रहा है। और फिर साथ ही जैसे वो अपनी शक्ल आईने में देखता है, वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है, यू आर, मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं। जबकि इसी टाइम पर युवा तो खुश होते हुए जा रही होती है और सोच रही होती है, हमें अपने नई पावर को कंसोलिडेट कर सकते हैं। मेरे को खुशी है कि मैंने ब्रदर के साथ ट्रेनिंग करने का फायदा उठाया है अच्छे से। और फिर इसके बाद हमें 2 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है। वो सोरथन माउंटेन के आसपास होता है, पेड़ से टेकर बैठा हुआ रहता है। उसने अपने बाल छोटे कर लिए होते हैं और अच्छे से काट पीट के बिल्कुल नॉर्मल वाले स्टाइल में आ चुका होता है वो। और वो बोल रहा होता है, ये मिशन बैंडिट्स को सप्रेसिंग करने के लिए है। और वो कह रहा होता है, इन लोगों ने तो इसमें ढंग से लोकेशन तक भी नहीं देखी है। और फिर तभी इसी वक्त एक लड़के इसी की तरफ भगते हुए आ रही होती है। और वो कह रहा होता है, क्योंकि मेरे को लोकेशन का कुछ पता नहीं है, तो आखिर मुझे पता कैसे चलेगा कि मुझे कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए। और एक लड़की हाफते हुए उसी की तरफ ही आ रही होती है अभी भी। और वो पेड़ से टेकर बैठ जाता है अच्छे से। अगर मुझे अभी परेशान करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है यहाँ पर, तो मैं अपने अगले कदम पर बढ़ने से पहले थोड़ा आराम करना चाहूँगा, आराम कर लेता हूँ। तो वो आंखें बंद कर मस्त आराम से पड़ रहा होता है और एक लड़के कुछ लोगों से जान बचाते हुए उसी की तरफ भागते हुए जा रही होती है। और वो गुनगुनाते हुए कह रहा होता है, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि यहाँ का एटमॉस्फेयर कितना अच्छा होगा। कि तभी वो लड़की उसको आवाज़ देते हुए कहती है, ब्रदर प्लीज़ मेरी हेल्प करो। और बस गाइस इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर तुम इस वीडियो के ऊपर 1 के लाइक और 100 कमेंट का टारगेट पूरा कर देते हो, तो मैं पक्का इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगा। लेकिन जब तक के लिए टू बी कंटिन्यूड।